संभाल लेगा ना। फोकस देखिए, फोकस मत कीजिए, ट्रेनिंग और जूम आउट जूम इन देखिए। पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बर्नार्डो हो? ओ मार्सिलियस, क्या होरेशियो भी साथ है? मैं साथ ही हूँ। स्वागत है तुम्हारा होरेशियो, और तुम्हारा भी मार्सिलियस। क्या जरा कुछ स्क्रिप्ट दिखाएगी? अभी तक तो नहीं। बर्नार्डो, होरेशियो कहता है कि ये हमारी कल्पना, इन्हें विश्वास नहीं होता है कि वो भयानक दृश्य हमें दिख चुका है। इसलिए मैंने इनसे विनती की कि आज रात होरेशियो जी आप हमारे साथ ही पहरा दो। अगर वो दृश्य कल्पना वाला फिर से दिखाई देता है तो ये भी उसे अपनी आंखों से देख ले। इसमें दिखाई पड़ने वाला ये सिर्फ तुम लोगों का बहम है। अच्छा ठीक है, आओ मैं तुम्हें पिछली 2 रातों का किस्सा सुनाता हूँ जो कुछ मैंने और मार्सिलियस ने देखा। बर्नार्डो किस्सा बता रहे हो? बताइए। पिछली रात वो तारा जो ध्रुव तारे से दक्षिण की ओर है, आसमान में उसी जगह चमक रहा था। उस समय तकरीबन 1 बजा था। मैं और मार्सिलियस चुप हो जाओ। वो देखो, वो भी रात को है। होरेशियो, ये तो पूरा सम्राट सा दिख रहा है। होरेशियो, तुम तो विद्वान हो, पूछो इससे कुछ। होरेशियो, मैं ना पूरा सम्राट सा। बिल्कुल वैसा ही। मैं अपने शिकार रहा हूँ। होरेशियो को पूछो, कौन है तू? इतनी घनी रात में क्यों खड़ा है? डैन मार बड़ी बुद्धि के वेश में। बताओ मुझे। रुक, तुझे स्वर्ग की समझ लाता हूँ। उतर क्या? पिघल उठा है। लंबे डग भर रहा है। ये तो बिना कुछ बोले चला गया। होरेशियो, तुम तो डर से पीले पड़ गए हो। क्या तुम अब भी यही कहोगे कि ये सिर्फ हमारी कल्पना है? अरे एक तो महाराज सा होरेशियो, बिल्कुल वैसा ही। उन्होंने बलि कवच धारण किया हुआ था जिन लोगों ने राजा के साथ युद्ध में किया था। उनके केवल इस तरह चढ़े हुए थे जैसे दूसरे ने बातचीत के बाद उन्होंने तो भारी फंसा पर फिर धरती में चला गया था। तो तरस की बात है, इससे पहले भी 2 बार जब हम पहरे पर थे इन्हें इसी वेश में यहाँ फिरते देखा है। इसका कोई समाधान मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मेरी सीमित बुद्धि बताती है कि इस राज्य में कुछ विचित्र उत्पाद होने वाले। सही कह रहे हो। आओ बैठ जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतना कड़ा पैर, रोजाना इतने गोले बारूद का बना, विदेशों से हथियार मंगवाना और उन नौका निर्माताओं से इतनी कड़ाई से काम लेना। अरे इन सब का कारण क्या है? अगर किसी को पता हो तो मुझे कुछ बताओ। मुझे पता है, हमारे भूतपूर्व राजा जिनकी छाया अभी हमने देखी है, वो लोरे के राजा कोटिलदास ने युद्ध के लिए चुनौती दी। हम जानते हैं कि हमने कब्बल और विक्रम दुनिया में प्रसिद्ध था और कोटिलदास उनके हाथों से युद्ध में मारा गया। इस युद्ध की शर्त ये थी कि जो भी विजयी होगा उसके संपूर्ण राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। अगर कोटिलदास इस युद्ध में विजयी होता तो महाराज के संपूर्ण राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो कोटिलदास का पुत्र अनुभव भी जवानी के बल में चाहता अनुभव की कुछ लड़कियों को इकट्ठा कर रहा है। खाने पीने का लालच से उसने काम किया गया ताकि अपने पिता के खोए गए सारे अधिकारों को बलपूर्वक हमसे छीन ले। ये सब शायद उसी की तैयारी। ठीक यही कारण मालूम होता है। इस तरह महाराज का दिखना कोई बड़ा अपशगुन है। सही कह रहे हो। बात को इस तरह परेशान कर रहा है जैसे आंख में किरकिरी पड़ी। ऐसा कहते हैं समृद्धिशाली रोम देश में भी महाबली सीजर कहते से पहले कुछ ऐसे एक शकुन हुआ था जैसे रास्तों पर प्रेतों का घूमना, आसमान से खून की बारिश होना, सूरज के बीच काले धब्बे पड़ना और चंद्र ग्रहण के कारण चांद पूरा छुप जाना। ऐसे एक शकुन हमारे यहाँ हुआ। सही कह रहे हो। देखो इधर फिर आओ। ये प्रेतात्मा आगे ना बढ़ो। अगर कंठ में तेरा स्वर है, मुख में छिपा है, मुझे बतला कोई ऐसा पुण्य कार्य जिसके द्वारा तुझे शांति मिल सके। इस राज्य पर कोई विपत्तियां नहीं बनी जिससे हम पहले से तैयार हो। क्या तूने धरती के अंदर कोई खजाना लगा रखा? बता मुझे। मार से जो मर से जामा पड़े उठाओ से वो देखो वो रहा हो यहाँ चला गया। इसका इतना भव्य रूप है
कि इस पर हाथ चलाना, इससे तिरस्कार करना होगा। तुम दोनों इधर आओ। मुझे एक बात बताओ, क्या हवा को कोई काट पाया? इसलिए कहता हूँ इस पर प्रहार करना बेकार है। जैसे भी कुछ बोलने के बाद तभी मुर्गे ने बांग दी। मैंने सुना है कि मुर्गे की बांग ये बताने वाली होती है कि सुबह होने वाली है, और उसे सुनकर जहां भी प्रेत आत्माएं होती है अपनी कब्रों में जाकर सो जाती है। उस प्रेत आत्मा के इस तरह चले जाने से ये बात सिद्ध मालूम होती है। सही कह रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते हैं यीशु मसीह के जन्म के वक्त एक मुर्गा पूरी रात भर बोलता है, और उस समय कोई भी प्रेत आत्मा बाहर नहीं निकलती है, और कोई तारा भी नहीं टूटता है। रात एकदम शांत। उस समय डायनों में और परियों में जादू करने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। बताता हूँ, ऐसा पवित्र होता है। मैंने भी यही सुना, और मेरा इस पर कुछ विश्वास भी। देखो आज सुबह आने वाली है, अब हम पहले से छुट्टी लेते हैं। तो मेरी बात मानो तो आज रात जो भी हमने देखा, हमें उसे युवक हैमलेट से कह देना चाहिए। मेरा मानना है कि प्रेत आत्मा हमसे कुछ नहीं बोली, लेकिन हैमलेट से कुछ बोली। तो क्या तुम्हारी भी यही राय है कि अपना कर्तव्य समझकर हमें सारी बात उसे बता देनी चाहिए? हाँ ठीक है, चलिए मैं जानता हूँ इस वक्त कहाँ नहीं। आओ। हमारे बड़े भाई को गए संसार से भी कुछ ही दिन बीते। चाहिए तो इधर भी समूचा देश शोकमगन हो, फिर भी हम अपने मन से हो विवेक से साथ रहे हैं। हम अपना संतुलन नहीं खो रहे, हमें अपना भी तो ध्यान रखना है। इसीलिए सुख दुख को समान पलड़ों में धरकर, एक में खुशी एक में रत बसाकर, हमने अपनी पहले की भाभी रानी से ध्यान रखा। आपने मेरा आज्ञा स्वीकार किया, इसके लिए बहुत आभार। अब हम जो कहने जा रहे हैं उसका आप सबको पहले से पता है। नबी वो कठिन रास हमें निर्बल समझकर और यह जानकर कि हमारे राज्य में हमारे बड़े भाई के स्वर्गवास के बाद हमारा राज्य अस्थिर हो बिखर गया, हमें संदेश भेज रहा है कि हम उसकी सारी जमीन उसे वापस कर दें जो उसका पिता हमारे पराक्रमी भाई के हाथों हार चुका है। यह खत हम उसके चाचा नॉर्वे के सम्राट को भेज रहे हैं, जो कमजोर है, बीमार है और अपनी भतीजे की मंशा से बेखबर, कि उसे समझाएं, उसे रोकें और हो सके तो अपने राज्य से उसकी कोई भी मदद ना करें। इस कार्य के लिए हमने योग्य और नेलिया को सुना। इस खत को लेकर जाओ और इसमें जितना लिखा है राजा से उतना ही कहने का अधिकार है। तुम सभी कामों के लिए हम आपके सेवक हैं। हमें पूर्ण विश्वास है। लिहाज तुमने हमसे किसी बात की चर्चा की, कहीं जाने का हमसे जिक्र किया, वो क्या बात है हमें बताओ। हम उचित बात पर ध्यान देते हैं, और ऐसी कौन सी चीज है जो तुम हमसे मांगो और हम तुम्हें देने से इनकार करें। जो रिश्ता दिल और दिमाग का है, जो संबंध वचन और कर्मों का है, वही संबंध तुम्हारे पिता और डेनमार्क के राज सिंहासन का भी। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महाराज अपराध क्षमा, किंतु यदि अब हो सके तो मुझे फ्रांस वापस जाने की आज्ञा दीजिए। मैं महामहिम की ताजपोशी के अवसर पर बड़ी खुशी से आया था, किंतु फ्रांस लौटने की मेरी अभिलाषा है। तुमने अपने पिता से अनुमति ले ली? मेरे महाराज, इसने मेरी अनुमति ले ली। इसके बार बार विनती करने पर तो इसने मुझे विवश भी कर दिया कि जाओ भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। महाराज, आपसे मेरी विनती है कि आप भी इसे अपनी अनुमति दे दें। अच्छा लिहाज, जाओ और अपनी जवानी के दिन खुशी से बिताओ, और हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने अच्छे कर्मों की वजह से सदा ही सुखी रहो। विदा। विदा। महाराज आओ यार मेरे साथ। हैमलेट, अब हम तुमसे दो बातें करेंगे। तुम हमारे बड़े भाई के बेटे और हम हमारे चाचा से तुम मेरे पिता बने, पिता से कितने नीच हो गए। ये शोक की छाया अब तक तुम्हारे चेहरे पर, इसका क्या कारण है? नहीं सम्राट, मैं तो आपकी छत्र छाया तले रहता हूँ, मुझे इतने साथ का शोक। प्यारे हैं माता के वस्त्र उतार दो, दिन देश पर दया दिखाओ। कब तक आंखों में आंसू भर यूं आहें भर भर अपने पूज्य पिता को मिट्टी में पोंछते रहो।
तुम जानते थे, जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ता है। 2 दिन जगना, फिर अनंत निद्रा में सोना। सत्य ही है, और ऐसा ही तो होता है। यदि ऐसा है तो तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? लग रहे नहीं माता, मैं कोई दिखावा नहीं करता। हो सकता है मेरे काले मस्त आंखों में आंसू, मेरा चिंता से दबा हुआ ये चेहरा, ये चीजें दिखावा, लेकिन मेरे मन का दुख दिखावे से बहुत दूर है माता। अपने पिता की मृत्यु पर शोक मनाना हर पुत्र के लिए उचित बात है, और सदा किसका पिता जीता है, लेकिन इस बात को दिल में बिठा लेना सदा के लिए, यह बात भी तो ठीक नहीं। और जो इसे स्वीकार नहीं करता वो निश्चय ही दुर्बल मन, अस्थिर और ज्ञान शून्य है, और समझदारी इसको छू नहीं पाई। तुम हमें अपना पिता ही समझो, हम तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते हैं। एक पिता जितना अपने पुत्र को प्रेम करता है उतना ही हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुम वापस विडनबर्ग जाना चाहते हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ यहीं पर हो। तुम्हें अपनी आंखों के आगे पाकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। हैमलेट, माता की विनती मत ठुकराओ, विडनबर्ग जाए। और तोपों की आवाज से बादल ना फूटेंगे। आइए महाराज। ये देखने से अच्छा होता मेरा एक शरीर गलकर पानी की तरह बह जाता। कितना अर्थहीन है जीवन, धिक्कार है ऐसे घात पात से भरे हुकूमत पर जहां भ्रष्टाचार और पाप के बीच बोए जा रहे। बस यही दिन तो देखना बाकी रह गया था। मेरे पिता को मरे हुए मुझसे से 2 महीने नहीं, यही शायद इससे मिलता। क्या महान राजा थे, उनके सामने ये ऐसा लगता है जैसे कोई नाई के आगे बादल खड़ा हो। मेरी माता से वो इतना प्यार करते थे कि इसके सुंदर मुख पर हवा का झोंका भी लग जाता था तो वो विचलित हो जाया करते थे। और यही माता थी जिनकी आंखें उन्हें देखते हुए थका नहीं करती थी। और आज मुश्किल से 1 महीना ही बीता है, और मानो इसके वास्ता की आग बुझ कर और तीव्र गति से प्रज्वलित हो उठी। हे परमेश्वर, तेरे संहार का पशु मैं प्रियतम के लिए किससे अधिक दिल का शोक मनाता हूँ। जिस बात से मेरे पिता की शादी उनके पक्ष में, और इसने लज्जा ने दूसरा विवाह भी कर दिया, वो भी उनसे जो मेरे पिता की तुलना में कुछ भी नहीं। इतनी शीघ्रता से स्त्री बिस्तर में चले कि इसमें क्या उचित हो सकता है और किसका उचित होने वाला? किसी का उचित नहीं है, किसी का नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे डर है कि मेरे हृदय की गति न रुक जाए कि तुम मुझे अपने मुंह को बांधे जो बैठे रहना है। और मेरा बादल साथी, तुम्हें देखकर खुशी हुई। होरेशियो ना तुम कच्ची याद नहीं है। ठीक पहचाना आपने, मुझे अपना तरह सेवक समझ। मैं तो तुम्हें अपना साथी समझता हूँ। तुम चाहो तो मुझे अपना सेवक समझ सकते हो। मार्शल, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, कृपा। पर होरेशियो सच बता, विडनबर्ग से इतनी दूर कैसे आना? अब श्रीमंत मेरी कोई दर घूमने की आदत है। दुश्मन भी तुम्हारे विषय में कभी ऐसी बात ना कहे, और तुम खुद कहते हो तो भरोसा नहीं। लेकिन हाँ, अब तुम यहाँ आ गए हो तो मैं चाहता हूँ कि जो राज दरबार में शराब का दौर चलाया जा रहा है, इसमें तुम भी बढ़ चढ़कर करो होरेशियो। श्रीमंत आपके पिता के शोक के मातम में सम्मिलित हो जाया। मैं साथी होता तो मैं जानता हूँ तुम यहाँ मेरी माता की शादी में शामिल होने आए हो। ये भी सच है श्रीमंत, ये भी आपके पिता की मृत्यु में कुछ बाद ही होना था। अच्छा है, समय और धन की बचत हुई, मृत्यु बहुत से बने हुए पकवान से शादी की दावत दे दी। मेरे नाकों ने को देखा है होरेशियो, इससे अच्छा तो होता कि कोई दैत्य मुझे खींचकर नरक की आग में ले जाता। होरेशियो, मुझे मेरे पिता ने कहाँ खींचा? मेरे मन की आंखों में होरेशियो। इन 4 दीवारियों में देखो होरेशियो, तुम्हें मेरे पिता कहीं न कहीं नजर आ जाएंगे। एक बार मैंने उनको देखा था, क्या राजा थे। हाँ होरेशियो, हाँ, उन जैसा मनुष्य पूरे संसार में देखने को ना मिलेगा। मैंने तो कल रात हमने नहीं देखा था। देखा था होरेशियो, राजा को, आपके पिता को। मेरे पिता को? ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसे आगे से कितना हो श्रीमंत, ध्यान से सुनिए। ये अद्भुत बात आपको बताता हूँ, इसके साक्षी हम दोनों। हाँ कहो, इस बात को मैं सुनना चाहूंगा। पिछले 2 रातों में जब ये सज्जन पैरे पर था तब अर्धरात्रि के धूप अंधेरे में उसको ऐसा लगा कि कोई हूबहू आपके पिता की तरह, एड़ी से लेकर चोटी तक बड़ी शान से कवच के पान को ठान से सुसज्जित इसके आगे आप पहुंचा।
गंभीर चाल से उसके सामने से 3 बार गुजरा श्रीमान। क्या जब इस सारी घटना इसने मुझे बताया तो उसकी बातों पर भरोसा न करके तीसरी रात मेरे साथ रहे। इसके बाद मुझे शक्ल दिखाई दी, उसको अपने पिता में कोई अंतर नहीं है। कहाँ देखा तो तुमने ये सब कुछ? श्रीमान चबूतरे पर जहां पहना दे वरिष्ठ तुम मुझसे कुछ बोले नहीं कोशिश की थी श्रीमान, लेकिन उसने कुछ उतर नहीं और जैसे कुछ बोलने में पाला सच में मुर्गे ने बांध दी और उसी समय आंखों के सामने से उछल कैसी विचित्र घटना है। रामों की सौगंध खाकर कहता हूँ श्रीमान, ये सब कुछ सच है। मेरे कर्तव्य था कि सब मैं आपको बता दूं। ठीक किया तुमने, लेकिन ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया। आज रात का ही बर्बाद हम दोनों तुमने क्या कहा? शब्द क्या बात? यही कहा था, एड़ी से लेकर सब तो चेहरा दिखा रहा चेहरे हो। पर जन्म पड़ी, चेहरे पर गुस्सा था, गुस्से से ज्यादा सदमा। चेहरा लाल था या पीला? पीला पड़ा हुआ था। क्या उसने तुम्हें देखा था होरेशियो? अच्छी तरह से। काश उस वक्त मैं भी वहां होता। आप अचरज में पड़ जाते श्री। हो सकता है। वो कितनी देर तक खड़ी थी वहां? धीरे धीरे 100 गिनने तक। उसके दाढ़ी के बाल पके थे जैसे मैंने के जीते जी में देखे थे, अंधेरी रात में चालने लगती। आज रात मैं भी तुम लोगों के साथ पहली बार चलूंगा। संभव है वो छाया फिर आए। वो जरूर आए। अगर वो मेरे पिता का रोक करने आएगी तो चाहे यमदूत ही मुझे क्यों ना रोके, मैं उससे बात अवश्य करूंगा। अब मेरी विनती है कि अगर तुम लोगों ने इस बात को अपना गुप्त रखा है तो आगे भी इसे गोपनीय बनाएगा। आज रात तुम लोग जो कुछ भी देखो, जो कुछ भी समझो, कभी किसी के सामने अपना मुंह ना खोलो। और ईश्वर अब जाओ विदाई। आज रात 11 और 12 बजे के बीच में तुम्हें चबूतरे पर ही मिलूंगा। ठीक है श्रीमान, हमें आपके प्रति अपना कर्तव्य ज्ञात है। आओ मार्शल। मेरे पिता की आत्मा आसान कुछ अच्छे नहीं लगता है कोई छलवा ही किया गया। आज की रात जल्दी आ जाती, लेकिन मेरे मन धीरज पूरी करनी अपने आप को छिपाने का कितना ही प्रयत्न, लेकिन एक नहीं सबके सामने आ ही जाती है। मेरा सब सामान जा चुका है, अब मुझे विदा दो और उचित अवसर मिलते ही मुझे पत्र लिखना। क्या तुम्हें इसमें संदेह है भाई? हैमलेट, ये जो तुम्हारे प्रति थोड़ा बहुत झुकाव दिखा रहा है, इसे बस समय का भाव समझना। ये बस तुम्हारे नए खून की अठेली है और कुछ भी नहीं। ये तुम्हारी सारी मधुर कल्पनाएं हैं जो कुछ ही समय में शार शार होकर बिखर जाएंगी। क्या ये सब बस इतना ही है? इससे अधिक समझना भी मत। जब मनुष्य बाहर से बढ़ता है तब भीतर से उसकी बुद्धि और आत्मा भी विकसित होती है। संभव है वो तुमसे प्रेम करता हो, उसकी सारी भावनाएं निर्मल और निश्चल हो, किंतु वो इस राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार भी तो है। उसकी अपनी इच्छा केवल अपने इच्छा मात्र नहीं, उसे अपने मन की करने की आजादी नहीं है, क्योंकि वो इस जन्म के बंधन से बंधा हुआ है। वो जो भी पसंद करे, तुम समझ रही हो, वो जो भी पसंद करेगा उस पर संपूर्ण राज्य की कुशलता निर्भर करेगी। उसे इस राज्य की संकेतों पर चलना हो, क्योंकि वो इस राज्य का मुखिया हो, और तब उसे अपने मन पर अंकुश रखना आवश्यक हो जाए। इसीलिए उसका प्रेम केवल तभी तक जीवित है जब तक कि उसकी अपनी परिस्थितियों के बीच में किसी तरह का कोई विरोध ना खड़ा हो। और यदि उसका विरोध खड़ा हो उठा तो तुम्हें अभिमान की हानि सहनी होगी। डरो बहन, डरो। इससे डरने की आवश्यकता है। जिस आग से खेल रही हो वो तुम्हारे सारे जीवन को जलाकर राख कर देगी। अब गुण भी अपनों के प्रहार से नहीं बचे, इसलिए भय ही केवल एकमात्र रक्षा है। तुम्हारी भली सीख का मेरे दिल पर असर है और मैं इसे कभी मिटने नहीं दूंगी। लेकिन तुम मुझे उन लोगों की तरह उपदेश तो नहीं दे रहे जो दूसरों को स्वर्ग का कठिन मार्ग दिखाकर स्वयं आजादी से फूल कली से ढके पथ पर रंग रंग करते फिरते। तुम इसकी आशंका ना करो। लो पिताजी भी आ गए। हाँ हो मेरे बच्चे, हाँ हो, बस बस बस। अब जल्दी करो, जाट पर सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़े से उपदेश देने जा रहा हूँ। मन पटल पर अंकित कर कि मन की बातें सबसे ना कहना, सबसे बेहतर सार रहना, दोस्तों को अपनी
सख्ती से लगा कर रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे कि तुम आवारा और अशिक्षित लोगों के साथ मित्रता कर लो। कभी फिजूल खर्ची की आदत मत अपनाना, और ये जो उधार जैसी आदतें होती हैं, इस दोस्त और दुश्मन सबके लिए हानिकारक होती है। बस ईश्वर तुम्हें ऐसे ही गुणवान बनाया। अब विदा हो। बहन, अब विदा हो। और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उन्हें याद रखना। तुम्हारी बातें अब मेरे दिल से कभी नहीं मिटेंगी भाई। चलो अब जाओ, विदा। अब जल्दी करो, जहाज पर सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। और विदा लेता हूँ पिताजी। हाँ। उसने तुमसे क्या कहा? राजकुमार हैमलेट के बारे में पिताजी। हैमलेट के बारे में? ठीक किया उसने। मैंने भी सुना है कि वो तुमको अकेले में बुलाना भेजने लगा है, और तुम भी पूरी आजादी से उससे मिलने जुलने लगी। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं कि मेरी बच्ची हो के तुम अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रख रही। तुम दोनों के बीच जो भी है मुझे सच सच बताओ कि वो यही पिताजी की बहुत दिनों से वो मुझसे प्रेम करता है, और इसी भावना से प्रेम भरे पत्र भी लिखे। प्रेम तो खूब है, लेकिन तुम अभी कच्ची कली हो, आंधी गुजरी नहीं हो। अच्छा, वो जो प्रेम पत्र लिखता है, क्या तुम्हें उन पर विश्वास है? मैं खुद नहीं जानती मैं क्या समझूं पिताजी। मैं नहीं। ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। तुम खुद को एक छोटी बच्ची समझो, जिसको कोई झूठे सिक्के देके ठग ले, उसी तरह वो तुमको मूर्ख बना रहा है। मन इतना जल्दी मत हारो मेरी बच्ची, और इस तरह अपना मन हार कर मेरा भूले घटाकर बस तुम मुझे मूर्ख साबित कर दो। लेकिन पिताजी, मेरे लिए उन्होंने बड़ा प्रेम सत्कार दिखाया। तो ठीक है, ठीक दिखावा ही से कह सकती। और तुमने परमेश्वर की शपथ खाकर मुझे वचन दिया, वो भी शपथ? ये वो माया जाल है मेरी बच्ची, इसमें चिड़िया फांसी जाती। इधर बैठो। ये वो ज्वाला है जिसमें चमक तो बहुत होती है, लेकिन ताप बहुत कम होता है। भूल से भी इस आग को अपनी दिल की आग ना समझ बैठना। मैं राजकुमार हैमलेट के बारे में इतना ही कहूंगा कि वो नौजवान है, वो राजकुमार है। जितनी आजादी उन्हें मिल सकती है मेरी बच्ची, वो आजादी तुम्हें नहीं मिल सकती। और खुद को इतना सस्ता भी मत बनाओ कि वो जब चाहे तुम्हें बुलावा भेज दे। राजकुमार हैमलेट के बारे में इतना ही कहूंगा कि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि तुम अपनी फुर्सत की घड़ियों में उसके साथ बैठो और बदनामी लो। इन सबसे सावधान रहो मेरी बच्ची। मैं आपकी आज्ञा मानूंगी। अच्छा, अब मुझे अंदर लेके चलो। मुझे मेरी बच्ची मेरा कहाँ मानती है। हवा चल रही है। कितने समय क्या हुआ? 12 बजने वाले होंगे। नहीं, बज चुके हैं। ओ, तब तो रूह के घूमने का और निकलने का वक्त हो गया। आवाज कैसे? आज सम्राट खुशियां मना रहे हैं, शराब पीकर नाच और गाने का मजा लूट रहे हैं। जैसे जैसे प्यारा उनके गले के नीचे उतरता, उनकी शपथ
सफलता की घोषणा के लिए ढोल पीटे जा रहे हैं और तोपे छोड़े जा रहे हैं। क्या ये रिवाज है तो रिवाज, मैं भी इसी देश का बाशिंदा हूँ, लेकिन इस रिवाज का पालन मैंने बहुत ही कम देखा। हमारी इस बदोशी की लत से हमें पूरा पश्चिम देशों में नीच कहा जाता है और सुअर के साथ हमारा नाम जोड़ा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य में एक न एक दोष ऐसा होता है जो जन्म जाता है और इसके लिए उसे दोषी नहीं कहा जा सकता। और एक दोष का जन्म तब होता है जब उसकी तर्क शक्ति मारी जाती है या उस पर कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तभी मनुष्य के साथ ये दुर्भाग्य जुड़ा हुआ होता है। कहीं किस्मत की देन है तो कहीं हमारी सी एक खामी के हमारी सारी महान पावनता सब पर पानी फिर जाता है। और वो देखो, वो इस तरफ फिर आ रहा। हे परमेश्वर, हमारी रक्षा कर। तुम स्वर्ग से आए हो या नर्क से, तेरी मंशा अच्छी है या बुरी मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुझसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। बोल क्या तू उत्तर देगा? मैं तुझसे अवश्य पूछूंगा। बोल क्या तू हेमलेट है? डेनमार्क का महामती, मेरे पिता, कुछ तो बोल। क्या मेरी आज्ञा तेरे सामने यूं ही चीखता रह जाएगा? तुझसे ये रात डरी डरी सी क्यों लगती है? ये जग से अनजान हुए प्रश्न उठाकर कब तक आप क्यों रहे हैं जिसके जवाब हमारी सीमित बुद्धि नहीं दे पा रही है? बता क्या चाहता है तू मुझसे? हाँ बोल। मुझे देखा तो बुला बता, क्या कुछ बात करना चाहता आपसे? देखो राजू, कैसे हाथों से अपनी ओर आने का इशारा कर रहा है। नहीं, इसके पीछे ना जाना। लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं बोले, मैं तेरे साथ चलूंगा। नहीं शिकुन, आगे मत बोलना। क्यों न जाऊँ ऋषभ? मैं कारण देता हूँ। देखो ऋषभ, अभी मुझे बुलाना है। हाँ चल, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। जहाँ क्या करना दूसरे उठाने कर ले, आपको पागल बना दे। इसे आप सोचिए राजकुमार। ऋषभ, मेरा भाग्य मुझे चुका है। किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की, अपनी जान के हाथों बैठेगा। चल, तू जाना चाहेगा, मैं तेरे साथ चल। दिल जाने की ख्याल कर लिया। आओ। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। बोलिए आप कौन? बताइए आप कौन हैं? तो सुन, मैं तेरे पिता का प्रेत हूँ। रात्रि के समय यहाँ भटका करता हूँ और बाकी समय नर्क की आग में चलकर अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ। हम तो संगमरमर के कब्र में पूरे सम्मान के साथ आपको छुड़ाए, तो फिर क्या कारण है जो उस कब्र ने अपने दरवाजे आपके लिए खोल दिए? बोलिए पिताजी, कुछ तो कहिए। मुझे अपने पास बुला लीजिए, अपने गले से लगा लीजिए पिताजी। अब आपके बाद ये संसार मुझे झूठ और फरेब की दुनिया। रुक जा हेमलेट, अभी इस नियति को तुझसे बहुत बड़ा काम करवाना है। तुम्हें अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। हत्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ हेमलेट, मेरी हत्या की गई है। किसने की है आपकी हत्या? बोलिए पिताजी, ये सुनने के बाद मेरी आंखों में खून उतर आ रहा है, मेरा रोम रोम बदले की आग में चलने लगा है। चल लो हेमलेट, पूरे दिमाग को इस झूठ से बहकाया जा रहा है कि जब मैं अपने शयनागार में विश्राम कर रहा था तो तब किसी सांप ने मुझे आके डस लिया और फिर मेरी मृत्यु हो गई। परंतु सच तो यह है कि जिस सांप ने मुझे डसा है, आज वो डेनमार्क के राजसिंहासन पर बैठा है। कौन? मेरे चाचा? मेरा मन भी बार बार मुझसे यही कह रहा, ये सब मैं पहले ही भाग चुका था पिताजी। ऊपर से पवित्र और सच्ची दिखने वाली मेरी रानी को उस नीच ने अपनी निर्लज्ज वासना के जाल में ऐसा फंसा कि उस नीच की वासना को संतुष्ट करने का केवल एक साधन ही बन के रह गई हो, वो भी उसके लिए जिसके स्वभाव और गुणों में मुझसे कोई तुलना ही नहीं थी। सुनो हेमलेट, मैं तुम्हें पूरी कहानी कहता हूँ। जब मैं अपने ऊपर में रानी के साथ विश्राम कर रहा था, तभी क्लॉडियस नजारे का हंसी जहर की शीशी लाया और उसने पूरा जहर मेरे कान में उड़ेल दिया। एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर ही कांप उठा और फिर मेरी मृत्यु हो गई। हेमलेट, मेरा भाई कहलाने वाले इंसान ने ही मुझसे मेरी स्त्री, मेरा राज्य, यहाँ तक कि मेरी सांसों को भी मुझसे छीन लिया। हेमलेट, मेरी हत्या का बदला लोगे ना हेमलेट, लेकिन याद रखो, तुम्हारे बदले की आग में तुम्हारी माँ का शरीर
ना झुलसने पाए। उसके पापों के लिए ईश्वर उसे दंड अवश्य देगा। उसे कभी चैन की नींद नहीं आएगी। हेमलेट, मेरी बातों को भूल ना जाना हेमलेट। 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 आसमान में चमकने वाले चांद तारों, धरती, आकाश, मैं तुम सबको साक्षी मानकर अपनी तलवार और हाथ रख कर कसम खाता हूं। मैं कसम खाता हूं कि जब तक मेरे शरीर में खून की एक बूंद है, मैं नहीं भुला सकता। मैं नहीं भुला सकता कि मेरे पिता की हत्या की गई है। नीच, पापी, ग्लोरियस, मैं तुझसे अपने पिता की हत्या का पूरा पूरा प्रतिशोध लूंगा। धिक्कार है मां, धिक्कार है तेरे स्त्री कहलाने पर, धिक्कार है। मेरे पिता की हमेशा मेरी बातों को भुला ना देना। मेरी बातों को भुला ना देना है। मेरी बातों को भुला ना देना। मेरी बातों भुला ना देना। नहीं भुला सकता मैं तेरी बातों को। मैं कैसे भुला दूं कि तेरी हत्या की गई है? मैं नहीं भुला सकता। मैं नहीं भुला सकता इन बातों को, क्योंकि अब मैं इसकी तौबत कर चुका हूं। राजकुमार! राजकुमार! कहाँ है आप? आप ठीक है राजकुमार? मैं तो ठीक हूं साथी, लेकिन हमारे रहमान पाप से दूषित हो चुका है। आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? क्या कहा उसने आप? मुझे वचन दो कि आज जो कुछ भी तुमने देखा है कभी किसी से ना कहोगे। लेकिन क्या कहा? मैंने कहा मुझे वचन दो। ठीक है, हम वचन देते हैं। अब जाओ और जाकर अपना काम करो, या जो चाहे वो करो। मैं भी ईश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करता हूं। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम इस तरह परेशान क्यों हो? मैं बहुत डरी हुई हूँ पिताजी। डरी? किसने, क्यों, मुझे बताओ। मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी राजकुमार हेमलेट आकर खड़े थे। उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, सिर से टोपी नदारत थी, मैले मोजे पहने थे जो फीते के नीचे लटक रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था और आंखों में ऐसे दर्द भरा था जैसे मानो नर्क से कोई रूह छूट खड़ी। ये तो तुम्हारे प्रेम का पागलपन है। मैं कुछ नहीं जानती। उसने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, उन्होंने बस मेरी कलाई जोर से पकड़ ली और फिर मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे मेरी शक्ल खींचना चाह रहे। वो बड़ी देर तक वहां खड़े रहे और फिर मेरा हाथ झटक कर सिर घुमाकर कंधे पर से मुझे देखते दरवाजे से निकल गए। अंत समय तक उनकी आंखें मुझ पर गड़ी हुई। मेरी बच्ची, मेरे साथ चलो। ये सारी बातें हमको महाराज को बतानी चाहिए। ये तो प्रेम की बीमारी है और दुनिया में कोई भी बीमारी इससे बड़ी नहीं होती। मेरी बच्ची, तुमने उसको कोई करारा जवाब तो नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं। मगर आप ही के कहने पर मैंने उन्हें मना किया था कि मुझे कोई पत्र ना भेजे और ना ही मुझसे मिलने आए। हाँ, इसी बात ने उसको पागल बना दिया है। मेरी बच्ची, मुझे अपनी गलतफहमी पर बहुत दुख है कि मैंने उसको ठीक ही ना समझा। हम बड़े बुजुर्ग भी कितने बड़े बेवकूफ होते हैं, अपने आप को इतना चतुर समझते हैं, बच्चों को सीख दे देते हैं, लेकिन अकल तो ढीले की नहीं होती। अब मेरे साथ चलो और राजा को ये सब बताओ, इससे पहले कोई और विपत्ति खड़ी हो। मेरे साथ आओ।
तुम दोनों से मिलने की इच्छा हुई थी, साथ एक जरूरी काम भी है, इसीलिए बुलावा भेजा है। तुम्हें तो पता ही है कि हेमलेट की जो काया पलट हुई है, तन से मन से वो पहले जैसा नहीं है। हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा कि पिता की मृत्यु से भी क्या दुखदायी घटना उसके साथ घट गई है जो अपना सुदबुद खो बैठा है। तुम दोनों उसके बचपन के दोस्त, साथ में बड़े हुए हो, साथ में ही खेले। तुम दोनों से प्रार्थना है कि कुछ दिन हमारे साथ यहीं पर बिताओ। तुम दोनों का साथ पाकर उसका मन कुछ बहलेगा और मौका मिलते ही तुम उसके पागलपन का कारण भी पता लगा। वो कारण जानने के बाद ही कुछ उचित उपाय कर पाएंगे। बड़ी कृपा होगी कुछ दिन हमारे पास है, तुम्हारा बड़ा एहसान मानेंगे। आप तो हमारे राजा और रानी, हम तो केवल आपके सेवक हैं, हम पर आपका पूरा अधिकार है। आप आज्ञा नहीं, हुक्म कीजिए। हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आपकी जो भी आज्ञा होगी वो हमारा कर्तव्य होगा। आप दोनों का दिल से धन्यवाद। अब आप दोनों से प्रार्थना करते हैं कि फौरन जाके मेरे बेटे हेमलेट से मिलें, जो अब कितना बदल गया। सेवक जी महाराज, इन्हें हेमलेट के पास ले जाओ। ईश्वर करे, ईश्वर करे हमारे और हमारी सेवाओं से वो प्रसन्न हो और उन्हें कुछ लाभ भी पहुंचे। ऐसा ही सेवक। आइए महाजन। महाराज, फिर महाराज, नार्वे को भेजे हुए आपके राजदूत खुशखबरी के साथ वापस आ गए हैं। वाह पोलोनियस, अब जब भी आते हैं तो खुशखबरी लाते हैं। महाराज, आप तो जानते हैं कि आप मेरे लिए क्या है, क्या है? आप मेरे लिए ईश्वर है। महाराज, मुझे राजकुमार हेमलेट के पागलपन का कारण मालूम हो गया। क्या कारण? अब जानना चाहते हैं? ठीक है, मैं आपको सब बता ही दूंगा। लेकिन पहले नार्वे से आए हुए राजदूतों की बातें हम सुन लेते हैं, उसके बाद अंत में तो मेरा सारा राज खोल ही देंगे। तूने अंदर आप ही लेकर आई मेरे महाराज। महारानी पोलोनियस कहता है कि उसने हेमलेट के पागलपन का कारण जाना। हमें तो शक है कि उसके पिता की मृत्यु और फिर इतने शीघ्र हमारा विवाह कर लेना इसका मुख्य कारण हो सकता। अब इसका भी पता लगाएंगे और इसके पागलपन का इलाज भी करेंगे। आप चिंता न करें। प्रिय कॉर्नेलिया, तुम्हारा स्वागत। कहो, हमारे भाई नॉर्वे के सम्राट ने क्या कहलवा कर भेजा? उन्होंने आपकी शुभकामनाओं के बदले एक संतोषजनक उत्तर भेजा है सम्राट। जैसे ही हमने आपका आदेश उन्हें कहकर सुनाया, उसी समय उन्होंने अपने भतीजों के साथ ही सभी सैनिकों को गिरफ्तार करने की आज्ञा दे दी और कहा कि इसके बारे में उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। वो तो बस यही जानते थे कि सारी सेना पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए गई है। उन्होंने इस बात पर बहुत खेद प्रकट किया है सम्राट। फोर्टिनब्रास ने अपने चाचा की बात मान ली है और उसने वचन दिया है कि वो भविष्य में आपके विरुद्ध कभी भी इस प्रकार का षड्यंत्र नहीं रचेगा। बहुत खूब कॉर्नेलिया, अब जाकर विश्राम करो और रात्रि को हमारे साथ ही भोजन करना। मेरे महाराज, मैंने जोड़ा और घटाया, भागाकार भी किया, उसके बाद जो पाया उसका नतीजा बिल्कुल ठीक ही निकला। महाराज, उस परमेश्वर के और आपके कदमों में मेरी आत्मा हमेशा से समर्पित रही। अभी मैं आपका बार बार समय नष्ट नहीं करूंगा ये बताने में कि आप मेरे लिए क्या हैं। महाराज, मुझे राजकुमार हेमलेट के पागलपन का कारण मालूम हो गया है और हर पागलपन का कारण का एक वजह होती है महाराज। क्या कारण है हमारे बेटे हेमलेट के पागलपन का? वो जो कारण है ना, मेरे ही घर में रहती है। मेरे घर में रहती है क्योंकि मेरी पुत्री है महारानी, और वो मेरी पुत्री है इसीलिए तो मैं उसका पिता क्या बोल रहा हूँ। और मेरी इसी बात का पालन करते हुए मेरी पुत्री ने ये प्रेम पत्र मुझे दे दिया। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, बाकी अंत में तो आप सब समझ ही जाएंगे। पढ़ो पोलोनियस। मेरे महाराज, मेरी प्यारी ऑफिलिया, तुम हमारे दिल की रानी हो। सूर्य की गति पर एक बार शक कर लेना, सूर्य की गति पर एक बार शक कर लेना कितनी
रोशनी वाले भाई, चारों तारों की अमर प्रकाश पर कभी भरोसा ना करना, सच को भी झूठ की नजर से देख लेना, लेकिन मेरे प्यार पे कभी शक ना करना। इन शब्दों को जरा गौर से सुनिए महारानी। तुम्हें हमारे प्यार की कसम है, सच बताना, तुमने इस तरह दिलों पर वार करना कहां से सीखा? दिलों पर वार हो गया। अब आप बताइए क्या क्या हुआ? मैं प्रेम गीत तो लिखना नहीं जानता, लेकिन फिर भी सच ये है कि मैं सबसे अधिक तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारा प्रिय हैमलेट। तुम्हें अपनी बात पर पूरा भरोसा है? हो सकता है कि हैमलेट की पागलपन का यही कारण है। लेकिन ये बात प्रमाणित कैसे होती है? पोलोनियस के दिमाग पर शक। ठीक है, ठीक है। महाराज, आपके प्रति मेरी वफादारी, निष्ठा और मेरे कर्तव्य का स्तर देखिए। जब मुझे इन सब के बारे में पता चला होगा कि ये सब गुल खिलाया जा रहा है, तो मैंने क्या किया होगा? महारानी, मैंने अपनी पुत्री से ही कहा कि सुनो मेरी बच्ची, राजकुमार हैमलेट कुलौपद में हमसे बहुत ऊंचे हैं, हम तो उनके पैरों की धूल के भी बराबर नहीं। महाराज, और मेरी पुत्री ने मेरी बात मान ली और एक प्रेम पत्र मुझे दे दिया। महाराज, मुझे राजकुमार हैमलेट की स्थिति का बहुत दुख है, लेकिन मैं तो बस अपने कर्तव्य का पालन ही कर रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता, तो महाराज आप जानते हैं कि उस बड़े से कमरे में राजकुमार हैमलेट बहुत देर तक कहला करते हैं। हाँ, देखा तो हमने भी है। उसी समय मैं अपनी पुत्री को उनके पास भेजूंगा, और जब ये दोनों बातें कर रहे होंगे, उसी क्षण में पर्दे के पीछे सारी बातें सुन लूंगा महाराज, और फिर आपको सब आकर बता दूंगा। अच्छा ठीक है, हमें बात स्वीकार है। लेकिन देखो तो, वो बेचारा तो अपनी किताब पढ़ता हुआ इधर ही आ रहा है, कितना उदास लग रहा है। हाँ, उदास तो है। महाराज, अब आपसे मेरी विनती है कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं इनसे बात करने को प्रयत्न करता हूँ। महाराज, महाराज, कितनी खुशी है। उसके साथ कैसे ऐसा हुआ? दुख भी है। आप ठीक तो है मेरे राजकुमार? अच्छा हूँ, ईश्वर की कृपा है। अच्छा मेरे राजकुमार, क्या आपने मुझे पहचाना? तुम एक मछुआरे हो, हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं मछुआरा नहीं हूँ राजकुमार। तो बड़े भोले इंसान हैं आप। मैं बोला। हाँ, आजकल की चालाक दुनिया में हजारों में से कोई एक ही होता है जिससे भोला कहा जा सकता है, बिल्कुल आपकी तरह। आपने ठीक ही पहचाना। हाँ, तुम्हें मालूम, अगर सूरज की किरण किसी मरे हुए कुत्ते पर पड़ती है तो उसमें हजारों कीड़े पहले ये बात तो मुझको पता है, क्योंकि इसमें जो होता है। पुत्री है क्या श्रीमान? तो उसे धूप में बाहर मत निकलने देना मेरे मित्र। सूरज की किरण उसे छू लेना बाहर, होशियार रहना, होशियार रहना। कि अब भी मेरी पुत्री की रट लगाया जा रहा है, लेकिन पहले इसने मुझे पहचाना नहीं। ठीक है। अरे, उसको याद आया, मैं अपने जवानी के दिनों में मोहब्बत की इन्हीं बातों का शिकार हो चुका। मैं से फिर बात करने का प्रयत्न करता हूँ। श्रीमान, आप ये क्या पढ़ रहे हैं? शब्द। वो सब तो ठीक है, आप इन्हें पढ़ रहे हैं, इसका विषय क्या है? विषय की बात विषय जानिए। कितने मजाक किया है आप। ये जो आप पढ़ रहे हैं, इसका विषय क्या है? ओह, इसका निंदा जनाब, निंदा। बेहुदा मस्करा लिखता है कि बूढ़ों की दाढ़ी सफेद हो जाती है, चेहरे में झुर्रियां पड़ती हैं, आपकी लीवर टपकाती है, आपके लोग घास चढ़ने चली जाते हैं। ये क्या लिख दिया उसने? उनके घुटनों को मिर्गियां। ओहो, मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि आप भी मेरी तरह नौजवान हो सकते, अगर वक्त की जमीन पर उल्टा चल सके, केकड़े की तरह चलते ही जाए। बात बिल्कुल पागलपन में कही गई है, लेकिन बेतुकी नहीं लगती। मैं इनसे कुछ फिर बात करने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे राजकुमार, क्या आप मेरे साथ हवा में
आप मेरे साथ मेरी कब्र में आना पसंद करेंगे? यहाँ से निकल चलो पोलोनियस। ये तो जिंदा दिखाड़ देगा। अच्छा मुझे अनुमति दीजिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता मेरे मित्र, सिवाय मेरी जान के। लो ले जाओ मेरी जान। अरे जान का क्या करना? नहीं ले जाओ। आप राजकुमार हैमलेट को ढूंढ रहे हैं? जी तो ठीक है, वो रही कब्र। राजकुमार कैसे हैं श्रीमान आप? हाँ, आवाज़ें आती हैं। हमने सुनी। श्रीमान, हाँ, मैं ही हूँ। कैसे हैं आप? श्रीमान, ना ज्यादा खुशी, ना ज्यादा करो। मतलब भाभी की सामान ले पाए तो जी, फिर तो ठीक है। चलो बाहर की कुछ समझ ना मेरे कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ दुनिया काफी ईमानदार हो गई है। ईमानदार हुई जी, मतलब कयामत के दिन नजदीक है मेरे मित्र। तुम्हारी खबर नहीं कही लगती। ये बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो भाभी की बेटी ने तुम्हें इस कारागार में भेज दिया? कारागार? ये क्या कह रहे श्रीमान आप? हाँ मेरे मित्र, डेलमान कारागारी है। तो ये दुनिया भी पूरी कारागार है। अच्छा इसमें बहुत सारी कार कोठरियां है। हमारा प्यारा डेलमान इसमें सबसे बुरा है मेरे मित्र। हम तो ऐसा नहीं समझते। हाँ हो सकता है तुम्हारे लिए ना, क्योंकि जैसा सोच लो वैसा हो जाता है मेरे लिए। तो डेनमार्क कारागारी है मेरे मित्र। आपकी महत्वाकांक्षाओं ने ऐसे बना रखा है। बिल्कुल। हाँ तुम बिल्कुल ठीक है। एक बादाम में बंद होकर मैं अपने आप को पूरे ब्रह्मांड का सम्राट समझ सकता था। ये काली काली सपने आते तुझे बेचैन न करते मेरे मित्र। ये सपने ही आपकी महत्वाकांक्षा है, और इसकी छाया पहला लक्षण है। लेकिन सपने तो मुझे इच्छाएं होती है ना मेरे मित्र। लेकिन मैं आपको शायद समझता हूँ। क्या समझते हो? लेकिन मैं महत्वाकांक्षाओं को छाया की छाया पर समझती हूँ। मतलब फिर तो जितने भिखारी हैं वो शरीर हैं, और हमारे प्यारे सम्राट तुम्हारे प्यारे सम्राट फकीर, हमारे प्यारे सम्राट फकीर। मुझे लगता है मेरे साथ जवाब उत्तर देना चाहिए। मुझे तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो या किसी और काम से आए? मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ किसी ने भेजा है। हम क्या बोले श्रीमान? वही जो सत्य है, लेकिन तुम्हारी आंखें स्वीकार कर रही है कि तुम्हें यहाँ किसी ने भेजा। मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ राजा और रानी ने भेजा है। किस लिए श्रीमान? अब ये तो तुम ही बता सकते हो मेरे। फिर भी मैं तुमसे दोस्ती के नाते प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे खुल कर बातें करो मेरे में। तुम खुल कर बातें करो, खुल कर कोई भेद रख कर नहीं। क्या कहते हो? अंधा नहीं हूँ मैं। बताओ मेरे प्यारे साथियों। हमें बुलाया गया। हाँ हमें बुलाया गया। हाँ यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों, जिससे तुम्हें अपना मुंह भी ना खोलना पड़े, तुम्हारी बात भी ना करे। एक दुख के कारण मैंने अपने सारे कामकाज छोड़ दिए। ये सुंदर संसार मुझे उजाड़ भूमि सा लगता है। ये आसमान इसका सत्य तारे नहीं, क्योंकि मुझे खाली स्थान की तरह लगते हैं मेरे मित्र। हम मनुष्य परमेश्वर का कितना बड़ा चमत्कार। हमारे हाथ हैं, पैर, चाल, आकार, बुद्धि सब कितना महान, लेकिन अब मुझे मनुष्य एक मुट्ठी भर धूल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। अब ना मुझे आदमी को देखकर खुशी होती ना औरत। मैं तुम्हें बना रहा हूँ। जी नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। काटती रहे हो। बस यही सोच कर कि अब आपको ना आदमी को देखकर खुशी मिलती है, और ना औरत तो उस नाटक मंडली को आपसे क्या स्वागत करेगा जो हमें रास्ते में मिले थे और आपकी सेवा में ले आए। नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। जो व्यक्ति सम्राट का पाठ खेलेगा मैं उसे उतना ही सम्मान दिखाऊंगा जितना तुम्हारे प्यारे सम्राट को दिखाना उचित होगा। जो सरदार ढाल तलवार चलाएगा और जो प्रेमी आंसू बहाएगा वो हमसे पुरस्कार पाए। वैसे ये नाटक मंडली है कौन सी मेरे पे? की वही दुकान नाटक खेलने वाली जिसमें आपको बहुत दिलचस्पी है। हम बचपन में बहुत दिलचस्पी लिया करते थे ना। ओह नाटक मंडली वाले, अरे ये लग रहा फिर आ रहा है। देखो अभिनेताओं के बारे में बताने आ रहा होगा। यार उसी तरह का अभिनेता उसका नाम है, उस चीज का है। शुक्र तो मेरी टांग खराब है, मैं इनाम के रूप में देता। राजकुमार आपके लिए खबर लाया। आपके लिए खबर लाया।
राजकुमारों सबसे अच्छे नाटक खेलने वाले हैं। नाटक चाहे सुखान हो या सुखान, वो दुखमय नाटक को उतना ही दुखमय बनाते हैं जितना आवश्यक होता है, और सुखमय नाटक को ज्यादा हंसी मजाक में बिगाड़ते नहीं है। वो अपनी कला में बहुत कुशल है राजकुमार। हाँ, इजराइल के न्यायाधीश जेठा का खजाना है तेरे पास। कैसा खजाना? तुम्हें क्यों बताऊं? बताइए। उसकी एक प्यारी सी पुत्री, जिससे अत्यधिक प्रेम करता है, इसके अलावा कुछ भी। पुत्री। आप क्या कहते हैं मुझे जेठा? ठीक ठीक ठीक। अगर आप मुझे जेठा कह रहे हैं तो मेरी भी एक पुत्री है जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ। लेकिन इसके बाद ये कहाँ आता है? फिर क्या आता है? इसके बाद आता है भाग्य का लिखा, ईश्वर ने देखा, और उसके बाद आता है हुआ वही जो हमारे भाग्य को स्वीकार। नाटक में नाटक खेलने वाले आप गए। आप लोग चाहिए, हम आप लोगों को देखकर बहुत खुश। आप चाहिए, वो करेगा जरूर करेगा। हाँ, आप चाहिए और इसके रहने की व्यवस्था कीजिए, और किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार आज और इसके होते हुए दुर्व्यवहार तो हो ही जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा श्रीमान, आप देखिए क्या इंतजाम कर रहा हूँ। मेरे साथ आइए। हाँ, आप लोग चाहिए, आप लोग चाहिए। बताइए राजकुमार, कल हम आपके सामने कौन सा नाटक खेले? जब तुम बजाओ तो बस का नाटक कर सको। क्यों नहीं राजकुमार? अगर मैं इसमें कुछ जोड़ूं तो फिर तुम इसे जरूर राजकुमार। आप चाहेंगे बस आप लोग। जब अपराधी के अपराधी की आंखों के सामने आ जाते हैं तो वो आंखों से आंख नहीं मिला पाते, और इसी भय में वो सब कुछ कह जाते हैं। मैं इन अभिनेताओं को एक ऐसा नाटक खेलने के लिए कहूँगा जिसमें मेरे पिता की हत्या की कहानी उस सम्राट की आंखों के सामने खेली जाएगी। जब नाटक चल रहा होगा तब मैं पूरा उस सम्राट के ऊपर ही रखूंगा। अगर सम्राट के नाटक देखने के बाद विचलित होगा तो मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। बदल दे चलने दे। क्या तुम किसी तरह पता नहीं लगा सकते कि हेमलेट अपने मन की शांति भंग करके पागलों जैसा क्यों फिरता है? सम्राट वो ये तो मानते हैं कि वो परेशान है किसी कारण, लेकिन वो हमें कारण नहीं बताते। वो हमें कुछ नहीं बताते, लेकिन हम उनसे कुछ भी पूछने की कोशिश करते हैं तो वो पागल समझ मुंह कट जाते हैं। उनसे अच्छी तरह से तो मिला करो। जी बहुत अच्छी तरह से। लेकिन मिलना कैसे? ऊपर ऊपर से ही था। लेकिन उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन हमने उनसे जो भी पूछा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। तुमने उसका मन बहलाने की कोशिश की? जी, राह में हमें कुछ अभिनेता मिले, हम उन्हें अपने साथ ले आए। जब हमने उनके सामने चर्चा की तो वो बहुत खुश हुए, और हमने सुना है कि उन्होंने आज नाटक खेलने के लिए कहा है। हाँ, ये ठीक कह रहा है। और उसने निर्णय किया है कि आप दोनों नाटक देखने के लिए अवश्य आए। बड़ी खुशी से, और हमें तसल्ली हुई कि उसका इस तरफ रुझान हुआ। आप उसे और भी ऐसे प्रोत्साहन दीजिए जिससे उसका मन लगा रहेगा। जैसी आपकी आज्ञा। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली जाए। हमने किसी बहाने आपके पुत्र को यहाँ बुलावा भेजा जिससे उसकी मुलाकात ओफेलिया से अकस्मात हो सके, और हम और उसके पिता यही पर्दे के पीछे छिप कर देखेंगे कि ओफेलिया के साथ कैसा व्यवहार करता है। तभी पता लगा पाएंगे कि उसके पागलपन का कारण सचमुच प्रेम है या कुछ और। जैसी आप प्रिय ओफेलिया, मैं आशा करती हूँ कि मेरे बेटे हेमलेट के पागलपन का कारण तुम ही नहीं, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी गुणावली उसे सही पथ पर ले आए, तुम दोनों को अधिक सम्मान। मैं भी यही चाहती हूँ। मेरी बच्ची, किताब अपने हाथ में रखो और इसको यहाँ पढ़ती रहना। जब राजकुमार हेमलेट तुमको देखेंगे कि तुम अकेली हो और वक्त काटने के लिए ये किताब पढ़ रही हो, तो वो तुमसे बात करने के लिए अवश्य आएंगे, और उसी समय में सारी बातें सुन लूंगा और सब बता दूंगा। पैरों की हाथ सुनाई दे रही है, लगता है उसी तरफ आ रहे हैं। अब हमको यहाँ से निकलना चाहिए महाराज। आइए, अपना ध्यान रखना।
पूरी शक्ति के साथ उठकर इसका विनाश करूं। और इस नींद से हमारे जीवन की सारी चिंताएं और सदा के लिए चलती हैं। तो क्यों नहीं हमें इस नींद में सदा के लिए सो जाते? आप क्या होता मृत्यु के पश्चात हमारी क्या गति होगी, हम कुछ नहीं जानते। और यही भय हमारे जीवन से हमारे व्यवहार को दूर नहीं होने देता, और यही भय हमारी आत्मा को भी कायर बना देता। मेरे अपराधों को क्षमा मांगना है। कहिए श्रीमन, बहुत दिनों के बाद मिले, अच्छे तो हैं? अच्छा हूँ। पूछने के धन्यवाद, ईश्वर की कृपा है। अच्छा श्रीमन, हाँ। आपकी दी हुई कुछ चीज मेरे पास है, जिसे मैं बताना चाह रही हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अब आप मुझे वापस दे दें। नहीं, हमने तुम्हें कभी कुछ दिया ही हमारी नहीं। नहीं श्रीमन, आप भूल रहे हैं। आपने मुझे प्रेम की पंक्तियां लिखकर दी, अब उन्हें वापस ले ली, क्योंकि उनमें से अब प्रेम खत्म हो गया। जब देने वाला भी निर्मोही बन बैठे तो बहुमूल्य भेंट भी तो मिट्टी ही। आप इन्हें वापस ले लो श्रीमन। क्या तुम सच्ची हो? श्रीमन, क्या तुम सुंदर? श्रीमन, आपका मतलब क्या? अगर तुम सच्ची भी हो और सुंदर भी हो, तो तुम्हारी सच्चाई और सुंदरता में कभी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। नहीं श्रीमन, सुंदरता का सबसे अच्छा संबंध सच्चाई से हो सकता है। बिल्कुल ठीक, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि व्यक्ति कितना भी सच्चा क्यों ना हो, लेकिन सुंदरता के विषय में धुएं से काला हुए बिना नहीं रह सकता। आज ऐसे मनुष्य को देखकर ये बात बिल्कुल सच्ची लगती। हाँ, एक वक्त था जब मैं तुमसे प्रेम करता था। मुझे भी यही लगता था लेकिन तुझे राजकुमार। मेरा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम ही नहीं करता था। तब तो मैंने और बड़ा धोखा खाया। इसलिए कहता हूँ किसी मठ की ओर चली जाओ। क्यों किसी गुनहगार को जन्म दो? मैं भी कहने वाला हूँ, अच्छा ऐसे गुनाहों का मैं भी शिकार हूँ। अच्छा होता कि मेरी इस माता ने मुझे जन्म नहीं दिया होता। मैं अभिमानी हूँ, प्रतिशोध की भावना मुझमें कूट कर भरी है। इससे भी अधिक मैं पद और मान का बहुत लालची हूँ। हम सब पापी हैं, हमें किसी का भरोसा मत कर। तुम किसी मठ की ओर जाओ। तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? वो घर पर ही है श्रीमन। अच्छा, वो घर पर ही है। उन्हें घर में ही बंद रखो। क्यों पापी के साथ मिलकर अपने आप को पाप में लिप्त करता है? अच्छा बिना गया। हे भगवान, इनकी रक्षा। अगर तू शादी करेगी तो दहेज के रूप में तुझे एक श्राप जरूर दूंगा। राजकुमार, तुम चाहे कितनी भी सच्ची और पवित्र क्यों ना हो, लेकिन पाप की काली छाया से बच नहीं सकती। इसलिए कहता हूँ किसी मठ की ओर चली जाओ। लेकिन अगर तू शादी के बगैर जीवित नहीं रह सकती ना, तो किसी मूर्ख से शादी करना, क्योंकि हम जैसे बुद्धिमान लोग चाहते हैं। तुम जैसी स्त्रियां कैसे अपने पतियों के साथ विश्वासघात करके बच्चों की तरह बना देती हो। इसलिए कहता हूँ तुम किसी मठ की ओर जाओ। ईश्वर इनके मन को शांत कर। ईश्वर ने तुझे एक ऐसा चेहरा दिया है, तो इस पर ये दूसरा रंग क्यों लगाती? क्यों सच्चाई और पवित्रता का ढोंग करती? क्यों सीधे साधे को बुद्धू बनाती हो? बस मैं सबको नहीं जा सकता। तुम सब लोगों ने मुझे पागलता में। हाँ, आज मैं घोषणा की देता हूँ, अब जो शादियां होंगी तो हो चुकी है, उनमें से एक जीवित बचेगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे जैसे रहे। इसलिए कहता हूँ किसी मठ को पागलपन में अपने आप को बिल्कुल भूल चुके। नहीं पोलोनियस, हेमलेट के पागलपन का कारण प्रेम नहीं है। उसकी बातों से तो यही लगता है कि इसके दिल में कुछ चिंगारी सी सुलग रही है। वो जब भड़केगी तो उसकी आंच मुझ पर जरूर आएगी। महाराज, आप राजकुमार हेमलेट के पागलपन का कारण प्रेम समझे या ना समझे, पर मैं तो मानता हूँ उनके पागलपन का कारण सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ठीक है। मेरे पास एक और तकनीक है। हम महारानी से कहेंगे कि सारी बातें सुन लो। पढ़ना मुझे बहुत पसंद है और फिर मैं आपको बता दूं। फिर भी महाराज, फिर भी बच्ची मैं चाहता हूँ। फिर भी महाराज, अगर आपको राजकुमार हेमलेट के पागलपन का कारण ना पता चले तो आप उन्हें इंग्लैंड का कर वसूल करने के बहाने इंग्लैंड भेज दीजिएगा या जहां चाहे वहां बंद कर दीजिएगा। ठीक है, मेरी बात स्वीकार है।
बताइए, मैं आपकी कैसे सेवा करूं? आज सम्राट के सामने एक नाटक खेला जा रहा है। उसका है एक षड्यंत्र वैसा ही है जैसा उस प्रेत ने हमसे कहा था। पूरा का पूरा नाटक षड्यंत्र के रूप में रंगमंच पर रखा जाएगा। जब नाटक चल रहा हो तब तो पूरा ध्यान सम्राट के ऊपर ही रखना। जब मैं भी अपनी नजर बराबर पर कराया, अब फिर हम अपने विचारों को एक साथ तब हम लोग आए। तुम जाकर अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, मैं पागल के साथ आवाज से कैसे हो हेमलेट? हाँ, हम ही हैं। अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। कैसे हो हेमलेट? अच्छा अच्छा सम्राट, अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। रंग बदलने वाली क्रेडिट खाता हूँ और हवा पीता हूँ, लेकिन आपकी प्यारी मुर्गियां ऐसी चीज नहीं है सकती सम्राट। इससे मेरे सवाल का क्या मेरा भी क्या है? हाँ, आपने एक बार कहा था कि आपने विश्वविद्यालय में अभिनय किया था। बचपन में हम छोटे थे। अच्छा, याद आ गया। उस समय में सबसे अच्छा अभिनेता माना गया। अच्छा, वैसे क्या बने था? मैं जूलियस सीजर बना था और ब्रिटिश ने मुझे मेरी राजधानी में मार दिया था। इतनी बड़ी तलवार यूं करके कितना प्यारा बचपना था मेरा महाराजा। और नाटक ले सकते हैं रोज में जी। बस आपकी आज्ञा की प्रतिक्षा। हमारी तो आज्ञा है। यहाँ आओ हेमलेट, मेरे पास बैठो। आपसे भी ज्यादा चमकदार चीज है। देखो माँ आंखों के साथ। हाँ, देवी ने देख रहे हैं चमकदार चीज। नहीं श्रीमन, मेरा मतलब आपका सर तुम्हारी गोद में रखकर। जैसा आप चाहे श्रीमन। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। मैं नहीं तो हाँ, अब खुश न रहे तो क्या करें? मेरी माँ को देखो कितना खुश, और मेरे पिता को मरे हुए बस 2 ही घंटे तो हुए। नहीं श्रीमन, उस घटना को तो 4 महीने बीत चुके। 4 महीने? तब तो मेरे दुश्मन ही पहने ये मातम वाले कपड़े। मैं तो चमकदार कपड़े नहीं, जिसे मरे हुए 4 महीने हो चुके, उसे तो अब तक भुला देना चाहिए। मैं भी सब कुछ भुला दूंगा, सब कुछ भुला दूंगा। हाँ, सब कुछ भुला दूंगा। सम्राट, आपकी आज्ञा से नाटक शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। समर्पित किया, तब से लेके अब तक सूर्य पृथ्वी के पूरे 30 चक्कर लगा चुका। काश ये सूर्य और ये चंद्रमा इसी प्रकार पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और हमारे प्रेम का कभी अंत न हो। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं हम बिछड़ ना जाए। यदि ऐसा हो, स्वामी, ऐसा मत बोलिए। अपने मुख से अभिशाप मत बोलिए। आपके होते हुए मैं किसी और को चाहूं, अपना पति मानूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता स्वामी। प्रिय, मुझे तुम्हारे हृदय की इस पवित्र भावना पर पूरा विश्वास है। स्वामी, यदि एक बार विधवा होने के पश्चात मैं दूसरी बार सुहागन होने की कल्पना भी करूं, तो ये धरती मुझे अन्न न दे, ये सूर्य मुझे प्रकाश न दे। प्रिय, ये तुमने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। काश हमारा प्रेम यूं ही बना रहे। चलो, अब मैं अपने इस नीरस दिन को आराम करके बिताना चाहूंगा।
राज्य के लालच में इसने राजा की हत्या कर दी। इसका नाम गजाको। सुंदर एकाग्रगिरी की कहानी बिल्कुल सच्ची। मैं अच्छी तरह जानता हूं। अब हम देखेंगे कि किस तरह गजाको की पत्नी का प्रेम प्राप्त करता है। रोशनी दिखाओ मुझे। रोशनी एक घायल हिरण की तरह रोने, मैं तो एक स्वस्थ हिरण की तरह आनंद में रहूंगा। तुमने देखा उस प्रेत की सारी बातें सच्ची थी। मैंने बड़े ध्यान से देखा और उस देने वाली बात बड़े गौर से। इस बात पर तो गाना बजाना होना चाहिए। पर सोमनाथ को ये नाटक नहीं। आवाज आती है। हम ही है ठीक है, मुझे भाई चूड़िया में मिल जाऊंगा। आज आप बताइए वहाँ कौन है? महारानी ने आपको अपने कक्ष में बुलाया और आपसे कुछ बात करना चाहती है। वो बात लेके मुझसे लगता है ना? किधर है? अच्छा हाँ ठीक है। कैसा बदल है? तो कुत्ते जैसा लग रहा है। पूछ की तरफ देखिए, ये लोमड़ी जैसा बदल हमने पहचान लिया। लोमड़ी जैसा बदल वो कुत्ते की पूंछ है। पूंछ की तरफ ये बेल मछली सा बदल हमने पहचान लिया। ये बेल मछली सा बदल श्रीमान एक बात तो कहिए कि मैं फौरन उनके पास आता हूँ। आप चाहिए। हाँ श्रीमान बेल मछली सा बड़ा मुंह बड़ी बात बोलूंगा। आपको इतने 7 समुद्र पार बादल दिखाई देता है, लेकिन मैं आपको वहां दिखाई देता हूँ। कैसे हो सकता है? कब्र दिखाई देती है, यहाँ बेल मछली सा। एक और बात वो मैं अब आप चाहिए। ठीक है जल्दी आइए। हाँ बेल मछली और इस अब तुम भी जाओ। ना जाने एक कैसी काली और डरावनी रात, ये मौत की रात है या कयामत की रात। न जाने क्यों मेरा मन करता है कि एक भयानक षड्यंत्र रचूं और किसी का कलेजा फाड़ दूं, उसमें से गरम गरम खून पी जाऊं। लेकिन रुक जाओ, कहीं मैं अपना कर्तव्य न भूल जाऊं। माँ और बेटे का रिश्ता जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, कहीं उसे न तोड़ूं। आज मैं अपनी माता को कुत्ता भी खिला बुला चुका, लेकिन मेरे ये हाथ इस पर न उठने पाए। सम्राट की जय। क्या कुछ पता लगा? जी अभी कहाँ है वो? क्या तुम किसी तरह पता नहीं लगा सकते कि वो इस समय कहाँ पर है? तुम दोनों जाओ, शीघ्र से तैयारी पूरी करो। महाराज महाराज महाराज
रंगे कपड़े जा रहे हैं, हमें आ गया हमारा। अब मैं पर्दे के पीछे सारी बातें सुन लूंगा, फिर आपको सब बता दूंगा मेरे कहा। अब मुझे आज्ञा दीजिए मेरे महाराज। पोलोनियस, महाराज, अब तक की तुम्हारी सेवा के लिए और ईमानदारी की तुम्हें दिल से धन्यवाद। मैंने कितना घोर अपराध किया, भाई की हत्या का पाप मुझ पर लगा हुआ है। मैं पूरी इच्छा से चाह रहा हूं कि इस पाप के लिए प्रायश्चित करूं, पर मेरे पाप मेरी शिक्षा को हरा देते हैं। मेरे हाथ भाई के खून से रंगे हुए हैं। हे ईश्वर, क्या तू इस दाग को मिटा नहीं सकता? क्या स्वर्ग में ऐसा कोई पानी नहीं जिससे मैं अपने दाग मिटा सकूं? मैं चाह रहा हूं कि पूरी इच्छा से अपने पापों के लिए प्रायश्चित मांगूं। हे ईश्वर, मेरी आखिरी उम्मीद तू ही है। क्षमा करना मुझे ईश्वर। लेकिन मुझे क्षमा नहीं मिल सकती, क्योंकि जो पाप मैंने किए हैं वो भी मुझसे लगे हुए हैं। मेरे सिर पर ये राजमुकुट, मेरी महारानी और मेरा ये लालच मुझे प्रायश्चित करने से रोक रहे हैं। क्षमा करना मुझे, क्षमा करना मुझे ईश्वर, क्षमा कर मुझे। मैं इस समय इतनी आसानी से इसकी हत्या कर सकता हूं या अकेला और प्रार्थना कर रहा हूं। मैं इसी समय इसकी हत्या करूंगा और अपना प्रतिष्ठा नहीं नहीं। इसने मेरे पिता की हत्या तब की थी जब वो अपने पापों का प्रायश्चित भी न कर सके थे। इस समय अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर इस समय मैंने इसकी हत्या की तो ये सीधा स्वर्ग जाएगा और ये प्रतिशोध नहीं होगा, नहीं होगा ये प्रतिशोध। रुक जाओ मेरी तलवार, रुक जाओ। मैं तुझे इसे मारने के लिए दूसरा अवसर दूंगा। जब ये सोया होगा, गंदी गंदी गालियां देकर जुआ खेल रहा होगा या किसी पराई स्त्री के साथ बिस्तर में होगा, या ऐसा कोई काम जिससे इसे मुक्ति ही न मिलेगी, तभी मेरे प्रतिशोध की आग ठंडी हो पाएगी। मेरी इच्छा अभी पाप के गड्ढे में कहीं दबे हुए हैं। एक तरफ तो भाई की हत्या के लिए मैं प्रायश्चित कर रहा हूं और दूसरी ओर हैमलेट की हत्या का षड्यंत्र भी रच रहा हूं। हे ईश्वर, क्षमा करना मुझे। हे ईश्वर, क्षमा करना मुझे, क्षमा करना मुझे। तुमने अपने पिता को नाराज किया, लेकिन तुमने मेरे पिता को नाराज किया। ये कैसी बातें कर? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म है क्या? बेहया निर्लज औरत, तुझे जरा भी शर्म है क्या? क्या तुम मुझे भूल गए? काश मैं तुम्हें भूल गया, लेकिन नहीं भूला हूं। तुम डेनमार्क की महारानी और अपने पति के भाई की पत्नी हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। काश आप ना होती। क्या ना होती? मेरी माँ ना होती। हैमलेट, मुझे पहचानो, मेरा आदर करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपने पागलपन में तुम मुझे भी भूल गए। नहीं भूला, तुम मेरे पिता के भाई की पत्नी हो और अब मेरी चाची हो। ठीक है, तो मेरी बात नहीं मानेगा तो उसे मैं यहाँ भेजती हूँ जिसकी बात तुम मानेगा। आपने कहीं नहीं जाएगा, जब तक तुम अमूल शीशे में ना देखी तो मैं तुझे कहीं जाने नहीं। बैठ अमूल शीशे में अपनी अपनी अंतरात्मा में झांक मां। अमूल शीशे में अपनी अंतरात्मा में झांक मां। देख तेरा चेहरा कितना गंदा है मां। देख शीशे में अपना मुंह देख मां। अपनी अंतरात्मा में झांक। क्या तुम मेरी हत्या करना चाहते हो? पर तुम अपने मुंह शीशे में देख। अपनी अंतरात्मा में झांक। कोई है यहाँ? बचा ले, और जो है
तुम्हारे पिता की हत्या? हाँ, मेरे पिता की हत्या। जगह जगह टांग मराने वाले बुढ़े तू, जिसे मैंने तेरा प्यारा सम्राट समझा था, ये तो ये बुढ़ा नहीं। माँ आज तेरी छाती में जो हृदय है उसे देखना चाहता कि तेरे दुश्मनों ने उसे पत्थर का डाला है, जो कोई भी भावना से छूट घबराती क्यों है माँ? घबरा मत, ऐसी लाशों की तो तुम आदी हो चुकी होगी ना। ये तूने कैसा तूफान मचा रखा है हेमलेट? थोड़ा तो रहम कर, मैं तेरी माँ हूँ। इसी बात का तो अफसोस, इसी बात का तो अफसोस है कि तुम मेरी माँ हो। बस कर हेमलेट, बस कर, मेरा कलेजा फटता जा रहा है। आज ये तो तस्वीर देख माँ, देख मेरे पिता, उनका चेहरा देखा कैसे गर्व से चमक रहा है। और ये दूसरा चेहरा, वो शैतानी चेहरा जिसने डेनमार्क के सम्राट की हत्या कर दी, ताकि वो डेनमार्क का सम्राट बन सके। और इस समय तूने इसका साथ दिया माँ। बोल तूने ऐसा क्यों किया? आज डेनमार्क का जरा जरा खून के आंसू रो रहा है। आज इन महल की बुलंद दीवारों को देखो, यहाँ से खून के आंसू के बग रहे हैं। आज मैं किसी को सुनना नहीं छोड़। बोल तूने ऐसा क्यों? हाँ, तुझे बताया नहीं होगा माँ, तूने ऐसा क्यों? बोल माँ, मुझे तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल माँ, तूने ऐसा क्यों किया? बता माँ, बता माँ। बेहया, अब तुम मुझसे क्या चाहता है? ये पागलों सा हवा में किससे बातें कर रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि मेरी हत्या का बदला जरूर लेना, किंतु तुम्हारे पते की आग में तुम्हारी माँ का शरीर ना झुलसने पाए। देखो देखो तुमसे कितनी भयभीत हो रही है। हेमलेट, वो तुम्हारी माँ है, उनका आदर करो, उनका आदर करो हेमलेट। तुम ठीक हो ना माँ? तुम कहीं क्यों कैसी हो माँ? तुम ठीक हो ना माँ? ये हवा में तुम किससे बातें कर रहे हो? अपने गुस्से और तपन को शांत कर। ले, मेरे पिता है। वहाँ कोई नहीं है हेमलेट। उनकी आंखें मुझे लग रही, उनका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका है। मेरी तरह क्यों न देख बना, वरना मैं तेरी हत्या का प्रतिशोध भी न ले पाऊंगा। वहाँ कोई नहीं है हेमलेट, वहाँ कोई नहीं है। माँ, तुझे यहाँ से किसी की आवाज नहीं सुनाई देती? हमारे अलावा किसी की भी नहीं। माँ, तुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं देता माँ? वहाँ कोई नहीं है हेमलेट, वहाँ कोई नहीं है। मेरे पिता है माँ, उनकी आंखें मुझे लग रही है माँ, उनकी आंखें मुझे लग रही है। उनका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका है। देख माँ, वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे वो जा रहे हैं माँ, उन्हें रोक माँ, उन्हें रोक माँ, मेरे पिता थे माँ, यहाँ नहीं माँ, मेरे पिता थे माँ, मैंने देखा माँ, उनका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। उनकी आंखें मुझे लग रही थी माँ, मैं उनके लिए कुछ ठीक नहीं हो हेमलेट, ये तुम्हें क्या हो गया? मेरे पिता थे माँ, मैंने देखा माँ। तुम ठीक नहीं हो बेटा, तुम ठीक नहीं हो। वो यही थे माँ, मेरे पिता थे माँ, वो यही थे। क्या हो गया है हेमलेट, तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ माँ, और तुम अपने बाबू को प्रायश्चित करने ताकि तुम अपनी आँख में जलने से बच जाएगी। और मेरे पिता भी उधर न भटकेंगे। मैंने तेरे साथ ये सब इसलिए किया ताकि तू अपने बाबू का प्रायश्चित कर सके। और इन सब में बेचारा पूरा निष्ठ मारा गया माँ। मैं इसकी हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, जो ईश्वर ने इसके पापों के दंड के लिए मुझे कर लिया। अब जीवन भर अभिशाप मेरी आत्मा को तपाता रहेगा माँ। मैं इसकी हत्या नहीं करना चाहता था। मैं इसकी संभालो अपने आप को है, नहीं करना, संभालो अपने आप को हेमलेट, संभालो। तुम ठीक नहीं हो। देखो माँ, ये बड़बोला कैसे शांत पड़ा है, आज कुछ बोलेंगे नहीं। आओ श्रीमंत, तुम्हें ठिकाने तो लगाऊं।
क्या अभी तक नहीं पता चला उसका? महारानी, आपकी सांसें इतनी तेज क्यों चल रही? हेमलेट कहाँ? कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? मेरे स्वामी, आज रात मैंने क्या देखा? क्या देखा महारानी? हेमलेट कैसा है? जिस प्रबलता से समुद्र में तूफान बढ़ता है, उसी प्रबलता से उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है स्वामी। उसने मेरे कमरे में पर्दे के पीछे किसी को चलता हुआ महसूस किया और चुहा चुहा कहकर तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा और उसी पागलपन में उसने पोलिनियस की हत्या कर दी। ये उसने क्या किया? अगर हम वहां होते तो हमारा भी यही हाल करता। उसके इस पागलपन से अब हम सबको खतरा है। अब हम कैसे बताएंगे कि हत्या किसने की और क्यों की? उसे हमें पहले ही यहां से इंग्लैंड भेज देना चाहिए था, लेकिन उसके प्रति हमारे प्रेम ने हमें यह करने से रोका। रोगी की तरह हमने रोग को छिपाया और आज बात हमारे दर पर खड़ी है। अभी कहां है वो? पोलिनियस की लाश को खींच कर ले गया। वो मृत शरीर के पास बैठा पागलों सा रो रहा था। हम सुबह होते ही उसे यहां से इंग्लैंड के लिए रवाना कर देंगे और पूरी चतुराई और ताकत से हत्या के कारण को छिपाएंगे। गिल्डेस्टन, हेमलेट ने पोलोनियस की हत्या कर डाली है पागलपन में। तुम जाओ उसे ढूंढ कर यहां लेकर आओ और पोलोनियस की लाश को गिरजा कर पहुंचा देना। जल्दी करो। महारानी, आइए हम भी अपने कुछ साथियों को इस बारे में बता दें, जिससे हम बदनामी से तो बच सके। आइए। अभी कहाँ? नहीं, मैं सम्राट। हेमलेट पोलोनियस कहाँ है? वो तो दावत में गए। दावत में कहा? जहाँ वो नहीं खाएंगे उन्हें खाया जाएगा। उस राजनीतिज्ञ को तो कीड़े खा गए सम्राट, और खाने का सवाल, कीड़े ही तो इज्जत के सच्चे स्वामी होते। हेमलेट, हमने पूछा पोलोनियस कहाँ है? पोलोनियस। अब पोलोनियस, हाँ, हमने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा है सम्राट। अब वो स्वर्गलोक में गए हैं नरक, ये हम नहीं जानते। अब अपने प्यारे सेवकों को वहां भिजवा कर तलाश करें। अगर वहां न मिले तो 1 महीना इंतजार करें। जब ऊपर वाले दलाल से दुर्गंध आने लगेगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि प्यारे पोलोनियस कहाँ लेटे हैं। उसे वहां जाकर ढूंढो। हाँ, शीघ्र से आते हैं। रुको रुको रुको, तुम्हारी सहायता को तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे, इसलिए शीघ्र करो, मेरा मुंह मत देखो। हेमलेट, तुमने जो किया है उसके लिए हमें भी बड़ा दुख है, लेकिन तुम्हारी उतनी ही चिंता, इसीलिए तुम्हें यहाँ से इंग्लैंड के लिए रवाना कर रहे हैं। रोजर गेट्स और गिल्डेस्टन के साथ तुम्हें जाना होगा। हाँ हेमलेट, ठीक है। जब तुम अच्छे से विचार करोगे तो समझ जाओगे तुम्हारे बारे में हमने कितनी अच्छी योजना बनाई। मेरा देश जो मेरी रक्षा करता है सम्राट को जानता है कि आपके विचार कितने अच्छे होंगे। इंग्लैंड के सम्राट, तेरे लिए अगर मेरे दिल में सम्मान है, और जो होना भी चाहिए, क्योंकि तू मेरी ताकत का लोहा मान चुका है, तेरे तन पर आज भी मेरे तलवार के घाव ताजा है। तू सर झुकाता है मेरे आगे। एक फरमान है मेरा कि हेमलेट की हत्या कर दी जाए। ये काम जितनी जल्दी होगा मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी तब। मेरे जी की जलन मिटानी होगी तुझको, वो जाएगा तभी चैन आएगा मुझको। मैं उससे नहीं मिल सकती। घबराई हुई है, सचमुच रूप से पागल है। उससे आपकी आवश्यकता है। वो मुझसे क्या चाहती? कहती है कि बात उसके कानों में गूंज रही, दुनिया चालबाज है, फिर अपने छंद को पीटती है, खोई खोई सी बातें करती है, उसकी बातों का भी कोई पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन लोग उसकी बातों को जोड़कर समझने का प्रयत्न अवश्य कर रहे हैं। उसके चेहरे के भाव और आंखों को देखकर लोग अंदेशा लड़की के जीवन में महान घटना है। इसी कारण ये पागल हो गई। अच्छा उनसे बात कर ली जाए, उनके मन में संदेह बढ़े। उसे अंदर ले, जिसके मन में पाप होता है उसे हल्की सी चीज भी भारी विपत्ति सी लगती है। उसका ये डर कि वो पकड़ा ना जाए उसे और पकड़ा दे।
आपकी महारानी कहाँ है? डेनमार्क की महारानी कहाँ है? कैसी हो ओफेलिया? मैं कैसे जानूं?
छोड़ दो महारानी, डरो नहीं हमारी जिंदगी के लिए। ईश्वर राजा की रक्षा स्वयं करता है, और कोई कितनी भी बगावत की आग उठा ले, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या कारण है इस तूफान का लिया? मेरे पिता कहाँ है? तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। लेकिन सम्राट उसके दोषी नहीं है लिया। आप चुप रहे महारानी, पूछने दो इसे सवाल। मेरे पिता का कत्ल किसने किया? मैं सीधा जवाब चाहता हूँ। आज लगे सम्राट भक्ति की कस्मों में और भाग में जाए सारा विवेक और विनय। अब मुझे नर्क जाना पड़े, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन उस हत्यारे का खून जरूर पीऊंगा जिसने मेरे पिता की हत्या की है। हम देख रहे हैं कि तुम प्रतिशोध की आग में दोस्त और दुश्मन दोनों को जलाना चाहते हो। नहीं 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 नहीं, दोस्तों पर नहीं, सिर्फ दुश्मनों पर ये कहना से। तो उन्हें पहचानो पहले। अपने पिता के दोस्तों से तो मैं जी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। एक अच्छे पुत्र की यही निशानी होती है, और तुम शीघ्र जान जाओगे तुम्हारे पिता का हत्यारा कौन है। तुम्हारे पिता की हत्या से मुझे भी गहरा सदमा लगा। ऐसी दशा देखने से तो अच्छा होता कि मेरी आंखों की रोशनी मिट जाती। परमेश्वर तूने क्या किया? परमेश्वर की कसम खाकर कहता हूँ बहन, तेरे पागलपन का भी बदला जरूर लूंगा। अपने पिता से इतना प्रेम करती थी कि उनके जाने से अपना देखो बैठी। कहाँ जा रहे हो? रुक ले गए बिना अटके वो उसका अर्थी के ऊपर वो ले गए। अरे ओ मत बाकी पिता पिता अगर तू सोचते अवस्था में रहकर भी मुझे प्रतिशोध के लिए उत्तेजित करती तो भी मेरे अंदर शायद वो आग ना जलती जो कि ये अवस्था देख मुझे मिला है ब्रह्म। वो झूठा सेवक था जो अपनी मालिक की बेटी को भगा के ले गया, उसको भ्रम है। इसकी बातों का कोई अंत नहीं निकलता। हाय तुमने अभी भी ढंग से नहीं पहना। वो कहाँ थे भाई? तुम्हें पता है वो ले गए उसको, तुम्हें बुला रही थी ना। देखो कि तुम्हारे रोज़मेरी का याद दिलाने कि देखो प्यारे, मुझे याद करना। और ये वाला पैजी का फूल ख्याल रखने, रखो इसको, रखो सब। ये पागलपन का पाठ है, इसके साथ ख्याल रखना और याद रखना दोनों जुड़े हैं। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। ये पैजी का जो छल कपट झूठी प्रशंसा का सूचक है। ये मैं तुम्हें देती हूँ सम्राट। और ये कॉलम पर जो विवाह के पवित्र बंधनों के बीच विश्वास हर कच्चे अभी मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हारी सच्चाई के लिए मैं तुम्हें कुछ वॉयलेट देना चाहती थी, लेकिन वो कहीं मिलते ही नहीं। तो उसी समय सूख गए जब मेरे पिता की चलती हुई सांसें रुक गई। मुझे गाना कहता वो मेरे प्रियतम उसको ऐसे खड़ा इसने नर्क की पीड़ा को भी अपने पागलपन से किस तरह बदल दिया।
लिहाज तुम्हारे पिता की हत्या पर जितना दुख तुम्हें है उतना ही तो मुझे भी है। अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो अपने अच्छे साथियों को भिजवा कर पूछवा सकते हो। ये पोलोनियस की हत्या में मेरा कोई हाथ है? मैं वचन देता हूं अपना संपूर्ण राज्य और हर प्यारी वस्तु तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन उन्होंने अगर कहा कि मेरा हाथ नहीं है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम दोनों मिलकर एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे तुम्हें संतुष्टि मिल सके। लेकिन मेरे पिता की इस तरह अचानक हत्या, ना ही उनकी किसी तरह की कोई साथी बन पाता। ये सब बातें मेरे दिमाग में शंका पैदा करती हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, इसका क्या कारण है? मैं पूछता हूँ, कौन है वो जिसने मेरे पिता की हत्या की? जो अपराधी है उसे सजा जरूर मिलेगी। आओ मेरे साथ। मृत्यु से बचने के लिए भाग रहे। मेरे कानों में जो कहना उसे सुनकर तेरे होश गुम हो जाएंगे। ये लोग तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। रॉजर क्रेट और ब्रिटिश इंग्लैंड के रास्ते में, उनके बारे में बहुत कुछ कहना है। पिता हैमलेट, चलो साथी, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। तुम्हें दूसरा पत्र देना है और फिर मुझे उसके पास ले चलना जिसने मैं पत्र दिया। आओ। खुलकर बता दी कि आप भी अपने पिता की हत्या का दोषी तुम मुझे ठहराओगे। जिसने उन्हें मारा है वो मेरी भी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो फिर आपने इतने बड़े अपराध कहा, उसे कोई दंड क्यों नहीं? इसके दो कारण। पहला उसकी मां जो उससे बहुत प्रेम करती है और हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। और दूसरी है जनता उससे बहुत प्रेम करती है और इस जनता के आगे उसे दंड देना बहुत ही कठिन है। अगर हमने ऐसा किया तो उस दंड के तूफान में हम भी उसके शिकार हो जाएंगे। और नतीजा मेरे पिता की हत्या कर दी गई। मेरी बहन पागल हो गई। मैं इस सब के लिए क्या करूं? मेरे प्रतिशोध की आग से मेरे पिता का हत्यारा बचेगा नहीं। तुम्हें अपनी नींद हराम करने की जरूरत नहीं है। और हम ऐसी कच्ची मिट्टी के नहीं बने कि अपना अपमान यूं ही चुपचाप बैठे सह लें। तुम्हारे पिता की हत्या से मुझे भी गहरा दुख हुआ और बात तो अब हमारे भी आपको सम्मान की है। सम्राट की जय हो। सम्राट खत लाया हूं। हैमलेट, सम्राट मैं वापस आ गया हूं और आपसे मिलना चाहता हूं। सबसे पहले आपसे मिलकर क्षमा मांगूंगा और फिर आने का कारण बताऊंगा। हैमलेट, ये खत कोई धोखा। उसके साथ के गए सभी लोग वापस आ गए। लिखावट हैमलेट की है। लिखावट तो उसी की है। मुझे कोई राय दो इस पर तुम। उसके आने की खबर सुनकर मेरे बदले की आग अब और भी भड़क होती है। उसके सामने खड़ा होकर इस सब का कारण पूछूंगा और अपने पिता की हत्या का पूरा पूरा बदला। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो वापस कैसे आ सकता है? मेरा कहा मानोगे? अगर आप मेरे पिता की हत्या का बदला लेने से नहीं रोकेंगे तो जरूर मानो। हम वही करेंगे जिससे तुम्हें संतुष्टि मिले। महाराज, खेत के बारे का आपत्ति आ रही। तुम्हारी बहन, मेरी बहन क्या पानी में डूबकर मर गई। ओफिलिया, पीछे चलो, बड़े जतन से शांत कर पाया। मृत्यु के पश्चात हमारी कैसी हालत हो जाती? क्या सिकंदर भी मरने के बाद बिल्कुल ऐसा ही हो गया हो? निसंदेह ऐसा ही हो गया होगा। कैसा हम हुआ है मुझे और हम इंसान कितने अरे सम्राट तो इधर ही चला रहा है और रानी भी इसके साथ। लगता है किसी की अर्थी आ गई। आओ छुपकर देखते हैं क्या बात है।
हरा चुके हैं। इसकी मृत्यु किस प्रकार हुई है ये अभी भी संदेह का विषय है। और अगर हम पर राजा का दबाव न होगा तो इसे दफन भी न होगा। ये रिवाज तो दूर की बात, आत्मा शांति के लिए कोई प्रार्थना न होती, इसके शरीर पर कंकड़ पत्थर फेंके जाते क्योंकि ये उच्च कुल की, इसलिए इन्हें इतने सम्मान के साथ यहाँ लाया गया। ईश्वर मेरी बहन की आत्मा को शांति दे और मूर्ख पादरी, मेरी बहन को स्वर्ग में जगह मिलेगी और तू धरती पर रहकर भी नर्क की आग भोगेगा। तेरी सोच कितनी छोटी। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। क्या ये लोग उन्हीं को दफना रहे हैं? सुंदर सुकुमारी को फूल भेंट करती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन फूलों से तेरी सेज सजाऊंगी आज उन्हें तेरी कब्र पर डालना पड़ा। ईश्वर, जो पापी मेरे पिता की हत्या का कारण बना है और उसकी वजह से मेरी प्यारी बहन इस तरह यूं संसार से चली गई, तो वो इस संसार में कभी सुखी ना, उसका शरीर गल गल कर समाप्त हो। ये कैसा दृश्य है? नहीं आंखों के सामने यार, मैं कहता हूँ पीछे हटो। वैसे तो मैं शांत स्वभाव का हूँ, मेरे घर में गुस्सा आ गया तो मुझसे खतरनाक कोई नहीं। यार छोड़ दो इसे। यार पीछे हटो। हैमलेट शांत हो जाइए राजकुमार। मैं कैसे शांत हो जाऊँ? जिस तरह का व्यवहार इसने मेरे साथ किया मैं इसके लिए इसे जाने नहीं दूंगा। मैं इससे लड़ूंगा। हैमलेट ये कैसा व्यवहार कर रहे हो? माता मैं उसने से प्रेम करता हूँ, इसके जैसे 40,000 भाई भी आ जाए तब भी मेरा ही प्रेम भारी रहेगा। यार जाने दो इसे, ये तो पागल है। धैर्य से काम लो हैमलेट। यार मैं तो तुम्हें अपना साथी समझता था, लेकिन तुम तो फिले में कातिल समझकर इस तरह मुझ पर टूट पड़े जैसे मेरी हत्या ही कर दो फिर। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा है जो किसी की भी बातों में आ जाते हो। होरेशियो, क्या तुम इसके पीछे नहीं जाओ? महारानी आप भी जाएं और अपने पुत्र का ध्यान रखें। आज कल रात जो हमारे बीच बात हुई थी उसे भूलो मत। तुम्हारे बहन की आत्मा यूं दफन करने से शांत नहीं होगी, उस पर जिंदा आदमी का बलिदान दिया जाएगा और जो योजना हमने बनाई है उसके अनुसार ही तुम्हें चलना होगा। तुम्हें तो मालूम नहीं होगा कि राजा प्रिंस ऑफ गेटिस्टन को किसने मेरे साथ भेजा गया। मुझे पता है। रात में जब वो दोनों सो रहे थे तो उनके पास तो मैं ये पत्र लाया। इन पत्रों को पढ़ने के बाद मुझे उस ग्लोरियस की निश्चितता का पता चला। इसमें इंग्लैंड के सम्राट के लिए फरमान था कि वो मेरी हत्या करवा दे, तभी इन दोनों देशों की मित्रता बनी रही। क्या आपकी हत्या? मुझे तो भरोसा नहीं होता कि सम्राट ऐसा कर सकता। अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो इन पत्रों को पढ़। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह मैंने उस सम्राट की योजना को असफल कर दी। हाँ बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। इन पत्रों की जगह दूसरे पत्र मैंने इंग्लैंड के सम्राट के लिए, उसमें मैंने लिखा कि परमेश्वर इन दोनों देशों की मित्रता को बनाए रखे और इंग्लैंड का सम्राट भी यही चाहता है, तो इन पत्रों को लाने वाले दोनों व्यक्तियों का सच धर्म से अलग कर दे। तो फिर आपने पत्रों को बंद कैसे किया और मोहर? किस्मत से उस वक्त मेरे पिता की अंगूठी मेरे पास थी। मैंने उस पर वैसे ही हस्ताक्षर किया और उस अंगूठी से मोहर लगाकर उन पत्रों को वापस वहीं रख दिया जहां से मैंने असली पत्रों को उठाया। तो क्या वो दोनों मारे गए? लौटे थे। लगता तो यही, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तू सम्राट तेरे पापी कैसे हो सकते हैं? अब तुम ही बताओ वंश, ऐसे पापी सम्राट का मेरे साथ हाथ चला लगे तो मुझे पाप नहीं लगेगा? श्रीमंत, अब तक तो सम्राट को पता लग जाएगा कि इंग्लिश स्टेडियम तक क्या परिणाम निकलता है। लेकिन तब तक का समय तो मेरा है। मुझे तो बस प्रयास के साथ किए बर्ताव का दोष। बहन ललिता की मृत्यु के बाद इसलिए श्रीमान, आपकी इंग्लैंड से वापस लौटने पर आपका स्वागत करता हूँ श्रीमान। इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और तुम जानते हो? नहीं श्रीमान, राजा का कौवा है जो इधर उधर काम करता है। श्रीमान, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो क्या मैं
सम्राट का संदेश आपके सामने पेश करूं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले अपनी ये टोपी अपने सर पर पहन लीजिए, इसी के लिए बनी। हाँ श्रीमन, लेकिन बहुत गर्मी है। लेकिन मैंने सुना है उत्तर शीत हवा चलने वाली है और बहुत ठंड पड़ेगी। हाँ श्रीमन, थोड़ी ठंड तो है। न जाने कि मुझे गर्मी लगने लगी है और उमस भी बहुत हो रहा है। हाँ श्रीमन, बहुत उमस, जिसे बता पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। श्रीमन, बात दरअसल ये है। श्रीमन, मैंने आपसे कुछ कहा था। हाँ श्रीमन, धन्यवाद, इससे मुझे ही आराम है। श्रीमन, बात दरअसल ये है कि लियार्ड हाल ही में राज दरबार लौटा और विश्वास मानिए वो बहुत ही शरीफ आदमी है। उसमें बहुत सी खूबियां हैं, जैसे दिखने में सुंदर, बोलचाल में शीलवान, उसका सटीक वर्णन करना हो तो उसे शराफत का नक्शा कहा जा सकता है। और कोई भी शरीफ आदमी उसकी प्रशंसा में तो मैं यही कहूंगा कि बहुत ही उच्च पाई का इंसान है, जैसा मनुष्य पूरे संसार में कहीं नहीं मिल सकता। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। या आप ठीक कह रहे हैं श्रीमान। हाँ, लेकिन हम जैसे नीच व्यक्तियों के सामने उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आप उसकी प्रशंसा मत करें। ये आप क्या कह रहे हैं श्रीमान? क्यों अपनी ही बातें दूसरों के मुंह से सुनकर भरोसा नहीं हो रहा है क्या? थोड़ा कोशिश करो, सब समझ आ जाएगा। बताइए श्रीमान, उसकी प्रशंसा का कारण क्या है? किसकी? लियार्ड की? खाली हो चुका है। हाँ श्रीमान, लियार्ड। श्रीमान, आप अनजान तो नहीं है उन खूबियों से जो लियार्ड में हैं? अब दूसरों की खूबियों को जानने का मतलब है खुद को जानना, और ऐसा दुस्साहस मैं नहीं कर सकता श्रीमान। खूबियों से मेरा मतलब है उसकी हथियार चलाने की खूबी। अच्छा। जिस तरह से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे देख के यही लगता है कि उसके मुकाबले का कोई नहीं है। क्या हथियार? तलवार और कटार। अच्छा, तो ये तो हथियार है। जी हाँ। आगे कहिए। श्रीमान, सम्राट ने उसके साथ 6 बिघड़ों की शर्त लगाई। जवाब में लियार्ड ने 6 फ्रांसीसी तलवारें और कटार और 3 लटकाने वाले पट्टे। ये पट्टे बहुत ही सुंदर दिखते हैं राजकुमार। ये पट्टे तलवार के साथ इतने सुंदर दिखते हैं राजकुमार की क्या बताऊं आप। तुम्हें क्या कहा कि 6 अरबी घोड़े, 6 फ्रांसीसी तलवार, कटार और 3 लटकन दांव पर लगे? जी हाँ। लेकिन इन सब का कारण नहीं बताया। श्रीमान, सम्राट ने शर्त रखी है कि आप में और लियार्ड में दोनों युद्ध हुआ तो वो आपको 11 में से 6 से ज्यादा चोट नहीं दे सकता। जवाब में लियार्ड ने कहा है कि वो आपको 9 चोटें देगा। और सम्राट के दोनों युद्ध जल्द से जल्द चाहते हैं, इसलिए आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर मैं ना कह दूं तो? श्रीमान, उत्तर से मेरा मतलब था कि आप युद्ध के लिए कब तैयार हैं? ठीक, अगर सम्राट यही चाहते हैं तो फिर तलवारें मंगवाइए। लियार्ड तैयार है। मैं सम्राट को जिताने का पूरा प्रयत्न करूंगा, लेकिन हाँ, अगर मैं हार गया तो ये शर्म और चोट तो मुझे ही मिलेगी ना। तो यही उत्तर जाके सम्राट से कह दूं? हाँ, अपने अनुसार नमक मिर्च मिलाकर खा सकते हैं। जी श्रीमान। हाँ। आपके प्रति कर्तव्य पालन ही मेरा धर्म है। मालूम है। अभी अंडे से निकला भी नहीं, उसने मांगना शुरू कर दिया। ये सब अपनी माँ के पेट से सीख के आया है उमेश। ये इधर उधर की बातों से अपना दिमाग भर लेता है और अपना मजाक बनवाता है। परंतु श्रीमन, मुझे डर है कि कहीं आप ये खेल हार ना जाए। डरने की जरूरत नहीं है उमेश। जब लियार्ड फ्रांस गया हुआ था तब मैं बराबर अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करता था। जो लियार्ड जीती जाएगी इसलिए मैं ये युद्ध बहुत आसानी से जीत जाऊँ। लेकिन आज ना जाने क्यों मेरा मन बहुत दुखी मन से तो नहीं आप उमेश। ऐसा सोचना सिर्फ मेरी बेवकूफी, ये मेरी नादानी है और कुछ नहीं। हेमलेट आओ, लियार्ड से हाथ मिलाओ। लियार्ड, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। लेकिन यहाँ सब जानते हैं कि ये सब मैंने तुम्हारे साथ जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारे साथ गलत करने वाला जरूर हेमलेट है, उसका पागलपन रहा होगा। इसलिए अपने मन में कोई भी ऐसी बात ना रखना मित्र जिससे तुम्हें ये लगे कि ये सब मैंने तुम्हारे साथ जानबूझकर किया है। मेरा मन संतुष्ट हो चुका है, जो बातें मुझे बदला लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। लेकिन जहां तक बात मेरे मान और सम्मान की है, मैं उसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकारता हूं और उसका सम्मान करता हूं। इसका मैं चाहिए आओ यार, तुमने अपनी तलवार उठा लो। ऐसे मैं तुम्हारे सामने बहुत कमजोर हो सकती,
तुम कहाँ चमकता हुआ तारा और मैं एक काला आसमान। तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं मेरे मित्र। मेरा मजाक उड़ा रहे हो राजकुमार? नहीं लियार से सच है। हेमलेट, तुम्हें लड़ाई के सारे नियम तो मालूम है ना? हाँ सम्राट, लेकिन आपने कमजोर पक्ष पे दाव लगा दिया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम माना लियार ने ज्यादा प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन तुम्हें भी तो हमने कम रियायत नहीं दिलवाई। ये भाई है मुझे मुझसे नहीं लियार, दोनों एक जैसी ही है। आप ठीक कह रहे हैं श्री। बिल्कुल। शराब के प्याले मेज पर रखवा दिए जाए और तोप खानों को आज्ञा भिजवा दी जाए कि अगर हेमलेट ने लियार्ड्स के पहले, दूसरे या तीसरे बार को भी काटा तो तोपें छोड़ी जाएंगी। और ये मोती हम शराब के प्याले में डालते हैं। ये वो मोती है जो डेनमार्क के किसी राजाओं ने अपने राजमुकुट में भी ना पहना होगा। अब खेल शुरू किया जाए। तुम तैयार हो राजकुमार? तैयार लियार। आओ है। पहला बार मैंने जीत लिया। बिल्कुल भी नहीं। तो बताइए, पहला बार मैंने जीता है। बिल्कुल नहीं। आप लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। एक बार आओ यार। ये शराब का प्याला हम पिए और ये प्याला हमारी ओर से हेमलेट को दिया जाए। नहीं सम्राट, अब जब तक मैं इससे बहुत ना करूं, मेरा प्यार मेरा इंतजार करता है। तुम क्या कहते हो यार? ऐसे सहमति रखता हूँ। हमारा बेटा जरूर जीतेगा। वो थक गया है इसलिए उसे पसीने आ रहे हैं। लो बेटा रुमाल। तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम्हारा ये प्याला हम पीते हैं। नहीं महारानी, इसे मत पीजिए। आपका प्याला तो ये क्यों? हमें इसके शरीर पर वार करना होगा। न जाने क्यों उस बुझी हुई तलवार से हेमलेट पर वार करने को दिल नहीं। आओ यार, दूसरी बार खेल शुरू करना है। लेकिन क्या बात है मेरे जो तुम मेरे साथ खेल सकते हैं, क्या तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझते कि पूरी क्षमता के साथ मुझ पर वार कर सको? आओ हेमलेट। दोनों पलट करो, इनके शरीर से खून आ रहा है। अब जीत राजकुमार। देखो महारानी को क्या हुआ? महारानी को क्या हुआ? दोनों के शरीर से खून आता देखकर शराब बेच रहे हैं। कौन है वो पापी मेरी आंखों में सामने आए? दरवाजे बंद कर दिए जाए, मैं बाहर ना जाने पाए। मैंने कहा वो पापी मेरी आंखों के सामने आए। वो यही मौजूद है हेमलेट। अब तुम्हें भी दुनिया की कोई औषधि नहीं बचा सकती, क्योंकि उस तलवार में भी जहर लगा था और वही तलवार मुझे भी मार गई। और इन सबका कारण वो पापी सम्राट है। इस तलवार की अब जहर से बुझी हुई है। तेरा काम अभी बाकी है मेरे मित्र, तेरा काम अभी बाकी है। तुमने ठीक किया है। अब मुझे बता दो। नहीं यार, आप मुझे बता दो। अब हम एक दूसरे को समाधान देते हैं। ना तुम मेरे पिता की हत्या देते हो और नहीं यार, तुम्हारा अलविदा मेरे मित्र। चलो चलो मित्र, मैं भी आता हूँ। चलो अलविदा मेरे माँ, तुझे अलविदा। मेरे मित्र, अब मुझे विदा दो। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। शराब में पहला बार जैसे मैं पी लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, छोड़। तुम्हें चीनी क्रैकर मुझ पर डाले, लेकिन धब्बे मिटाने हैं मेरे मित्र। ये युद्ध की आवाज कैसी है? पोलैंड पे विजय हासिल करके लौट आया है। ये उसकी विजय में तोपों की आवाज है। परेशियो मेरे मित्र, अब मुझे विदा दो मेरे मित्र। और जाते